वे भूरे कोहरे के ऊपर प्रक्षेपित थी, लेकिन वे अपेक्षाकृत भ्रामक थी। क्लेन ने अपने बाएं हाथ से चांदी की चेन पकड़ ली और पुखराज को लगभग कागज को छूने दिया। उसने अपनी सांसें शांत की और अपनी आंखें आधी बंद कर ली। उसने शांति से कागज के टुकड़े पर शब्दों को दोहराया। वास्तविक दुनिया में लौटना बहुत सुरक्षित है। वास्तविक दुनिया में लौटना बहुत सुरक्षित है। इसे 7 बार दोहराने के बाद क्लेन ने स्पिरिट डोजिन के साथ भविष्यवाणी पूरी की। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि पुखराज धीरे धीरे हिल रहा है, चांदी की चेन को दक्षिणावर्त घुमा रहा है। क्लॉकवाइज एक पुष्टि है जबकि वामावर्त नकारात्मक है। वास्तविक दुनिया में लौटना बहुत सुरक्षित है। क्लेन ने राहत की सांस ली क्योंकि वह आदतन चेन को दूर रखता था। फिर उन्होंने अपनी आध्यात्मिकता को छोड़ दिया और अपने शरीर को लपेट लिया जैसे कि उन्होंने एक गिरती हुई अवस्था का अनुकरण किया हो। धुंधला कोहरा और गहरे लाल तारे अलौकिक हो गए और ऊपर की ओर आवेशित हो गए। क्लेन ने जल्द ही खुद को अपनी मूल स्थिति में स्तब्ध पाया। उसने भूरे रंग की कठपुतली को छाती से आधा बाहर देखा। उन्होंने ये भी देखा कि सीलबंद कलाकृतियों ने स्पष्ट रूप से सभी गति को रोक दिया था। उसकी शारीरिक इंद्रियां उसके मस्तिष्क तक पहुंच गईं और जैसे ही वह अपनी स्थिति निर्धारित करने के लिए अपना हाथ हिलाने की कोशिश करने वाला था, उसने अचानक हवा के भीतर छिपी एक आवाज सुनी। क्या आप जागृत होना चाहते हैं? जब तक आप मुझसे एक चीज का वादा करते हैं, तब तक आप बचाए जा सकते हैं। यह एक चीज मुझे उस एंटीगोनस परिवार नोटबुक को लेने में मदद करने के लिए है। यदि आप सहमत हैं तो सिर हिलाएं। मुझे पता है कि आप अभी भी उस कार्रवाई को पूरा करने में सक्षम हैं। कौन है भाई? हाँ, 2049। ऐसा नहीं लगता कि यह मुझे नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है। ये सही है। इसका एक ही व्यक्ति पर बार बार प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक ब्रेक होगा। क्लेन हैरान था, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। उसी क्षण आवाज ने तेजी से कहा, यदि आप इस मामले को पूरा करते हैं तो आप अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि आप एक द्रष्टा हैं। मैं ये भी जानता हूं कि चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस में अनुक्रम 8 नहीं है जो अनुक्रम 9 का उत्तराधिकारी हो, लेकिन हमारा गुप्त आदेश आपको ये दे सकता है। हे, ईमानदारी से कहूं तो मैं पहले एक द्रष्टा था। यदि नहीं तो मैं वापस लौटने का साहस नहीं कर पाता। आपको अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए मैं अब आपको बता सकता हूं कि सीर का संबंधित अनुक्रम 8 जोकर है। जोकर, गुप्त आदेश। क्लेन ने लगभग अपनी कठपुतली स्थिति को बनाए नहीं रखा। उसने कभी भी सीर और जोकर के बीच संबंध नहीं बनाया। क्या वे सर्कस के मुखिया बनने वाले थे? ठीक है, अपनी पसंद बनाओ। मेरा विश्वास करो, अब आपके पास बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। आवाज फिर से हवा के साथ सुनाई दी। दूर स्थित डन और लोरोटा अभी भी बेहोश थे। बोर्गिया भारी रूप से घायल लग रहा था क्योंकि वह बिना हिले डुले कराह रहा था। एयूर हॉसन और लियोनार्ड मिशेल अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में थे जैसे ही उन्होंने बैठने का प्रयास किया। मुझे ही क्यों? गुप्त आदेश। क्या ये पहले से उपयुक्त जोकर है? भागने के बाद वह चुपचाप अशांत पानी में मछली पकड़ने के लिए वापस आया। आवाज सुनकर क्लेन के दिमाग में तुरंत संदेह कौंध गया, क्योंकि उस व्यक्ति ने कहा कि वह एक द्रष्टा था। क्लेन ने स्थिति का विश्लेषण करने के लिए एक द्रष्टा की विचार प्रक्रियाओं का उपयोग करने का प्रयास किया, क्योंकि उसने आशा की भविष्यवाणी की थी। उनका मानना था कि मॉन्स्टर बीबर नष्ट हो जाएगा और हमें भारी झटका लगेगा। उन्होंने नोटबुक खुद नहीं ली और न ही हमसे सीधे तौर पर डील की क्योंकि उनका अनुमान था कि इसमें भारी जोखिम होगा। इसलिए उन्हें कैप्टन और मैडम लोरोटा पर संदेह है, अपने बेहोश होने का नाटक कर रहे हैं या कि यह उसके लिए बिछाया गया जाल है। उन्होंने मेरी वर्तमान स्थिति को आंशिक रूप से निर्धारित करने के लिए और अधिक अनुमान नहीं लगाया क्योंकि सबसे पहले उनके पास समय नहीं होगा। यदि वह और प्रतीक्षा करते तो श्री एयूर हॉसन और कंपनी ने अपनी कुछ युद्ध शक्ति पुनः प्राप्त कर ली होती। दूसरे, वह मुझे तुच्छ समझता है और इसे अनावश्यक समझता है। वह एक द्रष्टा को बहुत अच्छी तरह से समझता है और उसे विश्वास है कि मैं कठपुतली के नियंत्रण से बचने में असमर्थ हूं। वह मुझे किसी भी जाल की जांच के लिए तोप के चारे के रूप में उपयोग कर रहा है। दूसरे दृष्टिकोण से इसका मतलब यह भी है कि भाग्य वृद्धि अनुष्ठान करता है, किसी भी असामान्य उपस्थिति का कारण नहीं। उसका मस्तिष्क अब सुस्त नहीं रहा। क्लेन को लगा कि उसकी तर्कशक्ति स्पष्ट थी। वह उपयुक्त विदूषक के विचारों और लक्ष्यों के प्रति काफी आश्वस्त था। जहां तक विदूषक के वादे की बात है, उसने उसमें रत्ती भर भी विश्वास नहीं किया। तोपचारे का कोई मानवाधिकार नहीं था। जैसे ही विचार उसके दिमाग में कौंधे, क्लेन ने अपनी गर्दन को नियंत्रित किया और कठिनाई से सिर हिलाया। जैसे ही उसने ये कार्रवाई की, उसने पुष्टि की कि वह सीलबंद आर्टिफैक्ट 2049 के नियंत्रण से बच गया है। जैसे ही उसने सिर हिलाया, एक पारदर्शी पर्दा उसकी तरफ 2 से 3 मीटर की दूरी पर सरक गया। इससे उस उपयुक्त जोकर का पता चला जिसने अपना चेहरा जोकर के पेस्टल रंगों से रंगा हुआ था। यह कोई और नहीं बल्कि गुप्त आदेश का सदस्य था जो पहले भाग गया था। उस पल में, जैसा कि क्लेन पहले 2049 की प्रभावी सीमा से बाहर छलांग लगाने की कोशिश में घूमा था, उसकी पीठ काली छाती और कठपुतली की ओर थी। अनुकूल विदूषक उसके सामने उसकी ओर था। पहला, सीलबंद कलाकृतियों से दूर रहना और दूसरा, उसकी रिवॉल्वर की नली से बचना। यह स्पष्ट था कि वह बहुत सावधान था। अनुकूल जोकर ने अपनी जेब से एक लंबी कागज की पर्ची निकाली और उसे जोर जोर से तब तक हिलाया जब तक कि वह लकड़ी के खंभे की तरह सीधी न हो जाए। उसने लकड़ी का खंभा पकड़ लिया और 2 से 3 मीटर की दूरी पर उसने क्लेन को जगाने की कोशिश में उसके कंधे पर एक थपकी दी। यह बंदा 2049 को बहुत अच्छे से जानता है। वह जानता है कि यदि एंटीगोनस परिवार के वंशज की गंध मौजूद है तो कठपुतली बैलिस्टिक हो जाएगी और एक समय में 2 को नियंत्रित करेगी। वह यह भी जानता है कि चट्टान फेंकना प्रभावी नहीं लगता है। कम से कम मैंने कैप्टन और कंपनी को इसी तरह के तरीकों का प्रयास करते देखा है। हालांकि क्लेन को नहीं पता था कि 2049 ने उसे फिर से आत्मसात करना क्यों बंद कर दिया था, लेकिन उसने अब इसके 5 मीटर के भीतर रहने की हिम्मत नहीं की। इसलिए उसने अपनी सांस रोककर इंतजार किया। जैसे ही लकड़ी का खंभा उसके कंधे को छूने ही वाला था, क्लेन ने अचानक अपना बायां हाथ उठाया और खंभे के किनारे को पकड़ लिया और उसे पीछे की ओर झटका दिया। जैसे ही उसका शरीर आगे की ओर खींचा गया, अनुकूल जोकर आश्चर्यचकित रह गया। वह लड़खड़ाते हुए कुछ कदम आगे बढ़ा क्योंकि उसके और क्लेन के बीच का अंतर एक बार फिर कम हो गया। वह अब 2 मीटर से भी कम दूरी पर था। उसी समय तैयार क्लेन ने रिवॉल्वर की ट्रिगर पर अपनी दाहिनी उंगली दबा दी। टकराना, टकराना। उसने 2 बार गोली चलाई लेकिन अनुकूल जोकर पर निशाना नहीं लगाया। इसके बजाय उसने उसके पीछे से सीलबंद आर्टिफैक्ट 2049 की तरफ निशाना साधते हुए निशाना साधा था।
बंदूक की गोली बजने से पहले उपयुक्त जोकर ने अपनी लड़खड़ाती अवस्था से लुढ़कने की पहल की थी। वह सहज रूप से पीछे हट गया था। क्लेन ने अपना हाथ छोड़ दिया जिसने लकड़ी के खंभे को पकड़ लिया था और वह तेजी से कई कदम दूर चला गया और खतरे के क्षेत्र से बाहर निकल गया। जैसे ही उपयुक्त जोकर 2 बार लुढ़का और पीछे की ओर कूदने ही वाला था, उसके दिमाग में घबराहट होने लगी और उसके विचार तेजी से सुस्त हो गए। अच्छा नहीं, उसने मुझे एंटीगोनस कठपुतली की दिशा में चकमा देने के लिए मजबूर किया। मैं 5 मीटर के भीतर हूँ। वह कैसे एंटीगोनस कठपुतली द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ... जैसे ही उसने प्रयास किया, अनुकूल जोकर ने लुढ़कना बंद कर दिया अपने जंग लगे जोड़ों के साथ रेंगने के लिए। उस पल में क्लेन पहले ही घूम चुका था। उन्होंने अपनी रिवॉल्वर को दोनों हाथों से पकड़ रखा था और धीरे धीरे चल रहे लक्ष्य पर निशाना साधा। उनके लिए यह एक निश्चित लक्ष्य पर निशाना साधने के बराबर था। डन, एयूर और लोरोट्टा के साथ अनुकूल जोकर की लड़ाई देखने के बाद क्लेन जानता था कि वह फुर्तीला था और रोलिंग में अच्छा था। इसलिए जब वे सिर्फ 1 या 2 मीटर की दूरी पर थे, तब भी उसने सावधानी से सीधे शूटिंग करना छोड़ दिया था। इसके बजाय उसने विदूषक को चकमा देकर उस हत्या क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर किया जिसकी उसने कल्पना की थी, जहां सीलबंद कलाकृति 2049 थी। यदि कठपुतली अप्रभावी होती तो उपयुक्त जोकर यह निर्धारित कर लेता कि वह एक जाल में गिर गया है। फिर वह पीछे की ओर छलांग लगाकर बच निकलेगा और कोई खास खतरा पैदा नहीं करेगा। टकराना। अनुकूल जोकर की अवर्णनीय आंखों में प्रतिबिंबित काले अनुकूलित क्लेन ने शांति से ट्रिगर खींच लिया। टकराना। चांदी की गोली कुछ मीटर की छोटी दूरी तय कर गई और उपयुक्त जोकर की गर्दन में सटीक रूप से धंस गई। बड़ी मात्रा में खून निकला जिससे उसकी त्वचा और धनुष की टाई लाल हो गई। उपयुक्त जोकर चिल्लाने में असमर्थ था क्योंकि उसके गले से सांस लेने के लिए हौंफने की आवाजें आ रही थी। उसने घातक घाव को मोड़ने के लिए अपना हाथ उठाना चाहा, लेकिन उसके जोड़ों में गोंद भरा हुआ लग रहा था। उसकी हरकतें धीमी और झटकेदार थीं। टकराना। अर्थ संज्ञानात्मक अवस्था में प्रवेश करने के बाद क्लेन रथ की उपस्थिति से स्तब्ध नहीं था। उसने एक बार फिर शांति से ट्रिगर दबाया, जैसे कि यह उसका सामान्य दैनिक अभ्यास हो। अनुकूल जोकर के माथे पर लाल लाल उगलते ही एक भयानक छेद दिखाई दिया। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई क्योंकि जटिल रिवॉल्वर की ताकत क्लेन ने जितनी कल्पना की थी उससे कहीं अधिक थी। जैसे ही उसके घुटने मुड़े और उसकी बाहें नीचे लटक गईं, उपयुक्त जोकर धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें विस्मय से जमी हुई थीं। धीरे धीरे शिथिल होने और हिलना बंद करने से पहले उसका शरीर कई बार था। हेडशॉट देने के बाद क्लेन शांत तरीके से घूम गया। उसने अपनी रिवॉल्वर घुमाई और खाली गोलों को नीचे गिरने दिया। फिर अपना काला औपचारिक सूट और आधी टोपी पहनकर वह एओ हॉसन की ओर चल दिया। उसने अपनी जेब से अंतिम चांदी की राक्षस शिकार गोली निकाली और उसे रिवॉल्वर के कक्ष में डाल दी। उपयुक्त जोकर के दुखद भाग्य को देखने के लिए उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसका कारण केवल उसकी पहली हत्या से उसकी बेचैनी थी। हालांकि यह जरूरी था। वह नहीं जानता था कि यदि उपयुक्त जोकर कठपुतली के पूर्ण नियंत्रण में हो तो क्या होगा। इसके अलावा उन्होंने सीलबंद आर्टिफैक्ट 2049 की प्रभावी सीमा में प्रवेश करने का जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार कोई नहीं जानता था कि कुछ अजीब घटित होगा जिससे उसका आत्मा बचाव भाग्य वृद्धि अनुष्ठान विफल हो जाएगा। जहां तक उपयुक्त जोकर की वस्तुओं का सवाल है, क्लेन को केवल इसकी परवाह थी कि क्या तथाकथित जोकर औषधि फॉर्मूला या प्रासंगिक सुराग थे। हालांकि यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे करने की उसे कोई जल्दी थी। कुछ समय में वह इसे डन, एयूर और कंपनी के साथ मिलकर कर सकता था। यदि नाइटहॉक्स के पास ये था तो व्यावहारिक रूप से इसका मतलब ये भी था कि उसके पास ये था। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वे अनुक्रम 8 के औषधि फॉर्मूले को साझा करने के लिए तैयार नहीं होंगे। अधिक से अधिक उन्हें समय के साथ अपने योगदान को जमा करने की आवश्यकता होगी। आखिरकार वह हाल ही में दृष्टा बना था, उसे इसे पूरी तरह से पचाने में अभी भी काफी समय लगेगा। जैसे ही उसके विचार मंथन हुए, क्लेन तेजी से एयूर हॉसन के पास चला गया। अपने ग्रे विंडब्रेकर में सज्जन को बैठने के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन हर कोशिश में असफल रहे। गिरने के कारण वह धूल और कीचड़ से लथपथ हो गया था। मिस्टर हॉसन, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? उसने बैठते हुए पूछा। मिसिफायर होने की स्थिति में उसने अपने हाथ में मौजूद रिवॉल्वर को जमीन पर तान दिया। एयूर ने हंसते हुए आह भरी। राक्षस बहुत ताकतवर था अगर उसकी कमजोरी न होती। फिर उसने अपने बगल में एक आसमानी नीली धातु की बोतल की ओर इशारा किया और आत्मग्लानि भरी हंसी में कहा, मैं कुछ दवा खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा हाथ हिल गया। आसमानी रंग की बोतल क्लेन की उंगली के आकार की थी। ये 5 सेंटीमीटर से अधिक लंबा नहीं था और एक टोपी जो सर्पिल पैटर्न को छिपाती थी किनारे पर गिरी हुई थी। तरल पदार्थ पूरी तरह फैल चुका था। क्लेन बोतल उठाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने संकुचित आंखों से देखा, उसने असहायता से उत्तर दिया, मिस्टर हॉसन, बोतल में केवल कुछ बूंदें बची हैं। जाओ, बोर्गिया और उसके शरीर की तलाशी लो, उसकी भीतरी जेबों में, एओ ने हाँफते हुए कहा। ठीक है। क्लेन खड़ा हुआ और लापरवाही से पूछा, क्या ये पुनर्स्थापनात्मक दवा है? रहस्यवाद से एक वस्तु नहीं, इसका केवल कुछ पुनर्स्थापनात्मक प्रभाव होता है। मुख्य लक्ष्य हमारे दिमाग को उत्तेजित करना और हमारे शरीर की क्षमता को निचोड़ना है। ये हमारे लौटने तक थोड़े समय के लिए एक सभ्य स्थिति बनाए रखने की अनुमति देता है, जहां हम कर सकते हैं उपचार प्राप्त करें। एओ ने फिर से असफल होकर बैठने का प्रयास किया। इसका नाम देवी की दृष्टि है। याद रखें कि बोर्गिया को आधी बोतल पीने दे। क्लेन ने और देर नहीं की और पीछे मुड़ा। वह तेजी से बोर्गिया के पास पहुंचा जो दर्द से कराह रहा था। उसे नाइटहॉक की जेब से एक समान आसमानी रंग की धातु की बोतल मिली। टोपी हटाने के बाद उसने ध्यान से बोतल बोर्गिया के मुंह से लगा दी। इसका एहसास होने पर बोर्गिया ने अपने होंठ खोलने की बहुत कोशिश की। बोर्गिया के मुंह में गहरे लाल रंग का तरल पदार्थ बहता देख बोतल को ऊपर उठा लिया गया। क्लेन ने मात्रा का अनुमान लगाया और ठीक समय पर रुक गया। फिर उसने टोपी को वापस कस दिया। दवा काफी असरदार थी। पीने के बाद बोर्गिया को अपनी आंखों में जोश वापस लाने में केवल कुछ सेकंड लगे। इसके अलावा उन्होंने फुसफुसाकर कहा, धन्यवाद। ऐसा कहने के साथ ही वह जमीन पर दबाव डालने लगा और धीरे धीरे उठकर बैठ गया। बेहोश लोरोटा और डन के पास जाने से पहले उसने सबसे पहले अपने घावों का इलाज किया। फिर उसने देवी की आंतरिक जेब से उसकी दृष्टि प्राप्त की। क्लेन एयूर के पास लौटा और उसे बची हुई आधी बोतल पिलाई। एओ के कुछ देर हाँफने के बाद उसकी हरकतें अचानक तेज हो गईं। वह ऐसे खड़ा हुआ जैसे उसे कभी चोट ही न लगी हो।
मैं बोर्गिया की मदद करूंगा। अपने उस साथी की मदद करो। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के आकर्षण वाले सज्जन ने लियोनार्ड मिशेल की ओर इशारा किया। क्लेन को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। वह घूमा और जॉगन करते हुए कभी लियोनार्ड की ओर बढ़ा। कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे अकेले पी सकता हूँ। लियोनार्ड अपने बिखरे बालों के साथ आसमानी रंग की बोतल उठाते हुए मुस्कुराए। लियोनार्ड को एक हाथ से धक्का देकर फुर्ती से उठते देखकर क्लेन, जो चिढ़ाना चाहता था, अचानक स्तब्ध रह गया। लियोनार्ड की चोटें मेरी अपेक्षा से हल्की हैं। औषधि सेवन करने की क्षमता उनमें शुरू से ही थी। इसका मतलब ये भी है कि वह मुझे भाग्यवृद्धि अनुष्ठान करते समय वामावर्त चलते हुए देख सकता था। नहीं, यह अभी भी ठीक है। मैंने मन ही मन जाप किया था और भाग्यवृद्धि अनुष्ठान किसी भी तरह से अजीब नहीं लगता, अन्यथा उपयुक्त जोकर इसके झांसे में नहीं आता। लेकिन फिर भी लियोनार्ड, जो लंबे समय से ठीक हो गए थे लेकिन किनारे पर बैठकर देखने का फैसला किया था, उन्होंने देखा था काफी 2049 से मुझ पर कोई प्रभाव न पड़ना और उपयुक्त जोकर पर मेरा गुप्त हमला जैसी चीजें। जैसे ही क्लेन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई, लियोनार्ड, जो उसकी दिशा में चल रहा था, उसके पास रुक गया और धीरे से मुस्कुराया। मैं वास्तव में तुम्हें बचाना चाहता था, लेकिन मुझे पता चला कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। बुरा मत मानना, इस दुनिया में ऐसे कई विशेष लोग हैं जो हमेशा वो काम कर सकते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते, जैसे कि आप। उद्धरण चिन्ह और मैं। क्लेन को पार करते हुए लियोनार्ड मुस्कुराया और जागृत डन और लोरोटा की ओर चला गया। नार्सिसिस्ट, क्लेन ने चुपचाप सोचा, क्योंकि उसे बहुत अधिक आराम महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि लियोनार्ड मिशेल ने कई रहस्य छुपाए हैं। जैसे ही वह गहन विचार में डूबा हुआ था, उसने कैप्टन डन को एक कपड़ा पहनते हुए देखा। एंटीगोनस परिवार की नोटबुक उठाए जो पीले भूरे रंग के खून के धब्बों से ढकी हुई थी। नोटबुक का कवर पूरी तरह से मोटे काले कागज से बना था, जिसमें नम होने या सड़ने का कोई निशान नहीं था, जिसे उसने अपने सपने में देखा था। उसे यह भी संदेह था कि इसे खोलने से उसे केवल शानदार टोपी पहने हुए मूर्ख दिखाई देगा। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हुआ कि वह चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था, क्योंकि डन ने अंतिम पुष्टि करने के लिए नोटबुक खोली थी। अपने खराब कोण के कारण उस पर शब्दों को समझने में असमर्थ था, लेकिन वह निश्चित था कि उसके भव्य कपड़ों और शानदार हेडड्रेस के साथ मूर्ख का कोई चित्र नहीं था। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। डन ने नोटबुक बंद कर दी और उसे सुरक्षित रूप से पकड़ लिया। फिर उन्होंने एंड कंपनी की ओर देखा। आइए इस नोटबुक और सीलबंद आर्टिफैक्ट 2049 को टिंडन के चाइनीज गेट के पीछे स्टोर करें। हम तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक कि आप सभी ठीक नहीं हो जाते या बैकलन किसी को भेज नहीं देता। ये सुनकर क्लेन को एक बार फिर थोड़ी निराशा हुई, लेकिन खुशी भी महसूस हुई। वह एंटीगोनस परिवार की नोटबुक को एक बार फिर देखना चाहता था और मूल क्लेन, वेल्च और नाया की मृत्यु का कारण जानना चाहता था। हालांकि उन्हें यह भी लगा कि प्राचीन वस्तु दुर्भाग्य से भरी थी। यह अक्सर तबाही लाता था, इसलिए उसने इसे छूने की हिम्मत नहीं की। इसे चर्च के मुख्यालय को सौंपना और इसे सील करना सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। उसने चुपचाप राहत की सांस ली। ठीक है, एयूर हसन, बोर्गिया और लोरोटा ने एक स्वर में सिर हिलाया। फिर वे घूमे और सीलबंद आर्टिफैक्ट 2049 के पास पहुंचे। उन्होंने एक दूसरे को जगाया और कठपुतली को भर दिया, जो एक छेद के साथ काली छाती में फिर से जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्होंने इसकी सख्ती से निगरानी की थी। सब कुछ सामान्य हो गया है। एयूर थोड़ा अधिक आरामदायक लग रहा था। मंद रोशनी वाली काली छाती के अंदर तेल से सने कपड़े में लिपटी कठपुतली अपने शरीर के साथ चरमराती हुई पलट गई और उसने अपने जोकर रंग वाले चेहरे को प्रकाश स्रोत के साथ जोड़ दिया। खौफनाक चेहरे पर काली पुतली रहित आंखों के नीचे दो मुश्किल से ध्यान देने योग्य लाल रंग की दरारें दिखाई दी। इस बीच डन, लियोनार्ड और क्लेन, जिन्होंने साहस जुटाया था, ने उपयुक्त जोकर की लाश की खोज शुरू कर दी। उन्हें कागज के फूल, रुमाल, पोकर कार्ड, कांच के टुकड़े और सभी प्रकार की अजीब वस्तुएं मिली। हालांकि इसके अलावा उसके पास कुछ भी मूल्यवान या संभावित सुराग नहीं था। बटुए में 70 से 80 पाउंड और 10 से अधिक पाउंड के अलावा। क्लेन ने चुपचाप आह भरी। पैसे को ध्यान में रखते हुए उसने तुरंत नीचे देखा और खुद का निरीक्षण किया। उसका चेहरा सचमुच लगभग मुरझा गया। उनका औपचारिक सूट, जिसकी कीमत कई पाउंड थी, जमीन पर लुढ़कने के कारण 5-6 स्थानों पर फट गया था, जिसे ठीक करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा ये धूल और मिट्टी के दागों से ढका हुआ था। जैसे ही उसके होठों का कोना ऊपर की ओर मुड़ा, डन ने उस पर एक नजर डाली। किसी मिशन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई की जा सकती है। प्रतिपूर्ति। सम्राट रोसेले द्वारा आविष्कारित शब्द को सुनकर क्लेन को तुरंत अद्भुत महसूस हुआ। इस सूट को दोबारा पहनने से पहले बस कुछ उचित सफाई और मरम्मत की आवश्यकता है। यह अभी भी प्रस्तुत करने योग्य होगा। जब प्रतिपूर्ति आएगी तो मैं एक और सेट खरीद सकता हूं और बारी बारी से उन्हें पहन सकता हूं। मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं जो अपने उद्देश्य के अलावा किसी अन्य चीज के लिए प्रतिपूर्ति का उपयोग करता है। हालांकि मुझे भविष्य में युद्ध के लिए कपड़ों का एक सेट लेने पर विचार करना चाहिए, जैसे कि कैप्टन की तरह एक काला विंडब्रेकर। थोड़े खराब सामग्री वाले कपड़े टैक्सीडो की तुलना में बहुत सस्ते होंगे। यही कारण है कि कमीने लियोनार्ड को औपचारिक सूट पहनना पसंद नहीं है, क्योंकि उसके पास ऐसे विचार हैं। फ्राई को इसका ख्याल रखने दे शव। हम देखेंगे कि क्या वह आदमी ढूंढ पाता है जो मूल रूप से दिखता था, या कोई प्रासंगिक सुराग ढूंढ पाता है। डन ने अपने दस्तानों से उपयुक्त जोकर के चेहरे के रंग को छुआ। फिर उन्होंने सबसे भीतरी गोदाम की तलाशी ली और देखा कि वहां खून से सने मांस के टुकड़े थे, जो देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें पत्थरों से कुचल दिया गया हो। उन्होंने एक के बाद एक सफेद हड्डियां भी देखी, जो हर जगह बिखरी हुई थी। रे बीबर एक प्राचीन अनुष्ठान के माध्यम से नोटबुक में शक्ति को अवशोषित कर रहे थे, ठीक उसी तरह जैसे हम एक उच्च स्तरीय अनुक्रम औषधि का उपभोग करते हैं। इस तरह का एक अनुष्ठान खतरे से भरा है। इसे सभी गड़बड़ी से अलग वातावरण में किया जाना चाहिए, और अनुष्ठान के लिए उसे एक निश्चित समय के लिए गहरी नींद में प्रवेश करना होगा। शायद इसीलिए उसने अभी तक टिंगन को नहीं छोड़ा था। डन ने गोदाम का निरीक्षण करने के बाद संभावनाओं का अनुमान लगाया। ऐसा वर्णन सुनकर लोरोटा हंसा। उसके काले बाल उसके पीले चेहरे से बिल्कुल विपरीत थे। बहुत अफसोस की बात है, हमने उसे समय से पहले जगा दिया। जगाए जाने पर उसके गुस्से ने सचमुच हम पर गहरा प्रभाव छोड़ा। यह एक प्रकार का नियंत्रण खोना है। डन ने क्लेन की ओर देखा और उसे स्पष्टीकरण और व्याख्यान दोनों के रूप में बताया। उसने टिंगन को क्यों नहीं छोड़ा और उसे कहीं और समाहित करने की कोशिश क्यों नहीं की? हैरान क्लेन ने पूछा। एयूर हंसा और अपने सिर की ओर इशारा किया।
इस विभाग में अक्सर प्राचीन या भयावह शक्तियों से प्रभावित लोगों की कमी होती है। तभी डन ने सांस लेते हुए अपना दर्द छिपाते हुए कहा, लियोनार्ड, तुम अभी भी अच्छी स्थिति में हो। यही रहो और आम लोगों को करीब मत आने दो। हम में से बाकी लोग तुरंत रे बीवर के अवशेषों में से वस्तुओं की खोज करेंगे। हम उनके और सीलबंद कलाकृतियों के साथ साथ एंटीगोनस परिवार की नोटबुक के साथ लौटेंगे। फिर हम फ्राई, रोयाले और पुलिस को यहाँ बुलाएंगे। ठीक है, डन का सुझाव सुनकर लियोनार्ड ने सहज भाव से उत्तर दिया। इसके बाद सभी लोग गोदाम से बाहर चले गए और उस जगह के करीब आ गए जहां मॉन्स्टर बीवर ने आत्महत्या कर ली थी। मूल स्थान पर उसके साथ वे रेडियल रूप से बाहर की ओर खोज करने लगे। कैप्टन, हम क्या ढूंढ रहे हैं? क्लेन ने सड़े हुए मांस और खून को देखा जो हर जगह बिखरा हुआ था। जब उसने अपने बगल में डन स्मिथ को विचारपूर्वक देखा तो उसने पीछे हटने की अपनी इच्छा को रोक लिया। डन ने ऊपर नहीं देखा, इसके बजाय उसने जमीन साफ करने के लिए अपनी गहरी भूरी आंखों का इस्तेमाल किया। समय से पहले जागना, नियंत्रण खोना और राक्षस बनना। इसका मतलब है कि रे बीवर ने नोटबुक द्वारा प्रदान की गई ब्योडर शक्तियों को पूरी तरह से अवशोषित नहीं किया। इसका मतलब ये भी है कि उनके शरीर का एक हिस्सा असाधारण माना जाता है, जिससे ये प्रमुख सामग्री बन जाता है। यदि आपको कभी भी कुछ इसी तरह का सामना करना पड़ता है तो सुनिश्चित करें कि आप खोज करने से न चुके। यह अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण वस्तु हो सकती है। तो यह मामला है। क्लेन ने आत्मज्ञान में थोड़ा सिर हिलाया। पलक झपकते ही उसे एक और बात सूझी। यदि वह हिस्सा जहां मॉन्स्टर बीवर ने बियॉन्डर शक्तियों को केंद्रित किया था कुछ अवर्णनीय हिस्सा था, तो क्या यह अजीब नहीं होगा? क्या इसे एक औषधि में गणना बेहद घृणित नहीं होगा? जैसे ही क्लेन का दिमाग घूम गया, बोर्गिया अपने साथ तेज चील जैसी आंखें अचानक चिल्ला उठी। मिल गया। अहम। डन एंड कंपनी तुरंत मुड़ी और अंदर चली गई। अपनी जिज्ञासा से प्रेरित होकर क्लेन तेज गति से बोर्गिया की ओर चला गया। जल्द ही उसने बोर्गिया के सामने वह वस्तु देखी। यह मुट्ठी के आकार की एक भूरी सफेद वस्तु थी। इसकी सतह नालियों से भरी हुई थी और यह नर्म लेकिन लचीला दिखता था। यह एक मस्तिष्क जैसा दिखता था जिसे किसी जीवित प्राणी से निकाला गया था। हालांकि क्लेन भूरे सफेद बूंद की असाधारणता को पहचानने में असमर्थ था, लेकिन उसे यकीन था कि बोर्गिया ने कोई गलती नहीं की थी क्योंकि यह हिंसक विस्फोट के बावजूद बरकरार था। डन ने इसे ध्यान से देखा और बैठ गया। जैसे ही उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और मोड़ा, उसने भूरे सफेद वस्तु को ध्यान से पकड़ने के लिए अपने काले दस्ताने वाले बाएं हाथ का उपयोग किया। जैसे ही उसे छुआ गया, भूरे सफेद रंग की बूंद तुरंत एक अत्यंत चिपचिपे तरल में फैल गई। उसी समय एयूर हॉसन ने एक टिन के रंग का चौकोर डिब्बा निकाला, उसमें से सिगरेट निकाली और अपनी जेब में रखी। फिर उसने चौकोर केस डन को सौंप दिया और मुस्कुराया। मुझे पता है तुम्हें केवल पाइप पसंद है। डन मुस्कुराया और स्क्वायर केस ले लिया। फिर उसने अस्थायी भंडारण के लिए भूरे सफेद चिपचिपे तरल को केस में डाला। इसे संग्रहित करने के बाद सभी ने क्षेत्र का सरसरी तौर पर निरीक्षण किया। यह पुष्टि करने के बाद कि उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, वे चले गए। जब वे बाहर आए तो उन्होंने देखा कि घोड़े जमीन में अपने खुर गड़ा रहे थे, साफ तौर पर डरे हुए और घबराए हुए थे। वे लगभग अपनी लगाम से बच चुके थे। मैं चलाऊंगा। बोर्गिया ने अपना मुंह अपने हाथ से ढक लिया और धीरे से खांसा। मुझे पता है कि आप जानवरों को शांत करने में अच्छे हैं, एयूर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए कहा। गाड़ी में चढ़ने के बाद डन, लोरोटा, एयूर हॉसन और केन, जिन्होंने अपना बाह अभ्यास जारी रखा, अस्थायी रूप से कहने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि वे चुप हो गए। जब गाड़ी के चलने के दौरान घोड़ों की टापें सुनाई दी तो डन ने क्लेन की ओर देखा और उसके शब्दों पर विचार करते हुए कहा, मुझे पता है कि आप एंटीगोनस परिवार की नोटबुक के बारे में जिज्ञासा से भरे हुए हैं। आप समझना चाहते हैं कि क्या हुआ था? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्लेन ने अवचेतन रूप से इनकार कर दिया। यह दुर्भाग्य से भरा एक प्राचीन अवशेष था। उत्तर देने के लिए समय दिए बिना डन ने जारी रखा और कहा, हालांकि मुझे पहले इसकी सूचना होली कैथेड्रल को देनी होगी। नोटबुक की गोपनीयता का स्तर निर्धारित करने के बाद ही हम इस पर विचार कर सकते हैं कि क्या यह आपको दिखाया जा सकता है। कोई बात नहीं, क्लेन ने संक्षिप्त और सरल उत्तर दिया। डन ने अपने हाथों का अभ्यास जारी रखा जैसा कि उन्होंने पहले सोचा था। मैंने एक बार वादा किया था कि आपको नाइटहॉक्स का औपचारिक सदस्य बनाया जा सकता है जब हम पुष्टि करेंगे कि रे बीवर एंटीगोनस परिवार कबीले का वंशज है। अब हमने न केवल रे बीवर का निर्धारण कर लिया है पहचान, हमने राक्षस को भी खत्म कर दिया है और गुप्त आदेश की साजिश को विफल कर दिया है। इस पूरी प्रक्रिया में आपका प्रदर्शन उत्कृष्ट था। आपने व्यक्तिगत रूप से एक दुष्ट संगठन के सदस्य को मार डाला। इसलिए मैं अपना वादा पूरा करूंगा और तुरंत पवित्र कैथेड्रल में आवेदन करूंगा। हम उनकी मंजूरी का इंतजार करेंगे। ठीक है, मैं कुछ महत्वपूर्ण बात भूल गया। मुझे अभी भी पूछना है कि क्या आप इससे सहमत हैं? मिस्टर क्लेन मोरेटी, क्या आप इसके सदस्यों में से एक के रूप में टिंगन नाइटहॉक्स में औपचारिक रूप से शामिल होने के इच्छुक हैं? आपका वेतन कई गुना बढ़ जाएगा, प्रति सप्ताह 6 पाउंड तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा आपको हर अगले वर्ष वेतन वृद्धि मिलेगी। आपका वेतन चर्च और आवा काउंटी के पुलिस विभाग द्वारा समान रूप से भुगतान किया जाएगा। आपको एक परिवीक्षाधीन निरीक्षक की पहचान भी मिलेगी। ये कई बार बहुत उपयोगी होगा। एक सहायक प्रकार के बियॉन्डर के रूप में आपको हमेशा सामना करने की आवश्यकता नहीं है दुश्मन, लेकिन आपको सप्ताह में एक बार चाइनीज गेट की रखवाली करनी होगी। दस्ते की अनुमति के बिना आपको टिंगन को बिना अनुमति के नहीं छोड़ना होगा। इसके अलावा आपको इसे अपने परिवार से गुप्त रखना होगा। ... जब तक डन ने प्रतिबंधों और लाभों की सूची समाप्त की तब तक क्लेन 10 सेकंड से अधिक समय तक गहराई से सोच रहा था। मैं एक औपचारिक नाइटहॉक बनना चाहता हूँ। केवल ऐसा करने से ही वह रहस्य तक अधिक पहुंच प्राप्त कर सकता है, जैसे कि गुप्त आदेश से संबंधित स्थिति। एकत्र की गई रोसेले डायरियों को पढ़ने के बाद क्लेन के अपने बारे में विचारों में कुछ बदलाव आए। घर का रास्ता खोजने के लिए रहस्यवाद के ज्ञान में कुशल होना उनका एक अपरिवर्तनीय लक्ष्य था। घर लौटने के लिए उपयोग करने से पहले भूरे कोहरे के ऊपर रहस्यमय स्थान को अपनी इच्छानुसार सुरक्षित बनाने के लिए अपनी ताकत को और बढ़ाना उनके लक्ष्यों में एक नया योगदान था। जैसा कि सम्राट रोसेले ने कहा था, केवल बाहरी शक्तियों पर भरोसा करना बहुत खतरनाक था। इसके अलावा एक दृष्टा बनने और ब्योडर शक्तियां प्राप्त करने के बाद क्लेन को एहसास हुआ कि उसे रहस्यमय स्थान की बेहतर समझ है। उदाहरण के लिए, वह किसी अन्य व्यक्ति को सभा में खींच सकता है। इसने उसे इस बात पर विचार करने के लिए मजबूर किया कि जब वह अनुक्रम 8, अनुक्रम 7 या इससे भी उच्चतर अनुक्रम पर पहुंचेगा तो भूरे कोहरे के ऊपर रहस्यमय स्थान में क्या संभावित लाभकारी परिवर्तन होंगे। क्लेन
अच्छी तरह से जानता था कि यह उसी के आधार पर बनाया गया था। उन्होंने दृष्टा औषधि के दुष्प्रभावों को पूरी तरह से हल कर दिया। वह जल्दबाजी नहीं कर सकते थे। एक बार जब पवित्र कैथेड्रल इसे मंजूरी दे देता है तो आप हम में से एक बन जाएंगे। डन की पूरी आंखें खुशी के संकेत से चमक उठी। उस पल में एयूर हॉसन, जो सुन रहा था, ने टोक दिया, क्लेन, मुझे फोन करने में कोई आपत्ति नहीं है आप क्लेन। आज आपका प्रदर्शन सचमुच उत्कृष्ट था। आप गुप्त आदेश से एक बियोडे को मारने में कामयाब रहे। मुझे ये भी संदेह है कि वह अनुक्रम 7 तक पहुंच गया है। आपने ये कैसे किया? मुझे वास्तव में यह अविश्वसनीय लगता है। सवाल अंततः उठाया गया है। लंबे समय से इसके लिए तैयार होने के बाद क्लेन ने ऐसा अभिनय किया जैसे कि वह अपने विचारों को व्यवस्थित कर रहा हो। वह जानता था कि यह वास्तव में अविश्वसनीय और रहस्यमय था कि उसने रिंगो को चलाने वाले एक ब्यूरे को मार डाला था। डन, एयूर और लोरोटा के आसपास के लोग अंधे या मूर्ख नहीं थे, इसलिए उन्हें इस प्रक्रिया के बारे में पूछताछ करने में कुछ समय लगा। हालांकि उन्होंने कभी भी उनसे इस क्षण तक इंतजार करने की उम्मीद नहीं की थी। हॉसन पहले घायल हो गए थे और उनकी स्थिति किसी भी समय खराब हो सकती थी। ऐसे किसी भी मामले को रोकना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप संघर्ष हो सकता था। यह मेरे उजागर हुए रहस्य के कारण मुझे सख्त कार्रवाई करने से रोकने के लिए था। मैंने अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया और दिखाया कि मैं नाइट हॉक बनने को तैयार हूं। क्या वे पूछने के लिए पर्याप्त सहज थे? कितने चालाक हैं? उनके बीच कोई स्पष्ट संचार नहीं था, लेकिन उन्होंने वही मौन निर्णय लिया था। क्लेन ने उत्तर दिया, मानो विचार में हो, यह एक अत्यंत भाग्यशाली घटना है। टैक्सीडो पहने जोकर ने एक घातक गलत निर्णय लिया था। उस समय विस्फोट के परिणामस्वरूप सीलबंद आर्टिफैक्ट 2049 मेरे पास फेंका गया था। यह मुझसे लगभग 5 से 6 मीटर की दूरी पर दिख रहा था, लेकिन यह केवल एक अपरिष्कृत अवलोकन था। इस निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत आसान था कि मैं सीलबंद कलाकृतियों के प्रभाव क्षेत्र के भीतर था, और उस समय मैं विस्फोट के कारण बेहोश महसूस कर रहा था। मेरी हरकतें सुस्त हो गईं और ऐसा लगने लगा जैसे मुझे नियंत्रित किया जा रहा है। पता ही नहीं चला कि कब वह उपयुक्त जोकर अदृश्य अवस्था में मेरे करीब आ गया। उसने मुझे और दृष्टा औषधि के अनुक्रम 8 जोकर को बचाने की पेशकश करके मुझे लुभाने की कोशिश की। वह चाहता था कि मैं एंटीगोनस परिवार को पुनः प्राप्त करने में उसकी मदद करूं। नोटबुक। ठीक है, उन्होंने कहा कि गुप्त आदेश दृष्टा औषधि के संगत अनुक्रम मार्ग के नियंत्रण में है और वह एक बार दृष्टा था। क्लेन ने उस समय की स्थिति का विस्तार से वर्णन किया, यहां तक कि उन्होंने उस समय के अपने सिद्धांतों का भी वर्णन किया, जिसमें यह भी शामिल था कि कैसे उनका मानना था कि अनुकूल विदूषक ने भविष्यवाणी की थी कि नोटबुक लेना एक अत्यंत जोखिम भरा प्रयास होगा। इस प्रकार उसने अपनी योजना बदल दी थी। बेशक सभी सच्चाइयों का इस्तेमाल शुरुआत में किए गए झूठ को छिपाने के लिए किया गया था कि उसे सीलबंद आर्टिफैक्ट 2049 द्वारा नियंत्रित किया गया था। क्या आपको पता है कि नोटबुक को पुनः प्राप्त करना बेहद जोखिम भरा था? हाँ, यह वास्तव में अत्यधिक जोखिम भरा है। हालांकि जोखिम वास्तव में आपकी वजह से था, लोरोटा ने हंसते हुए अपना मुंह हाँकते हुए कहा। उनकी भविष्यवाणी सही थी, लेकिन इसकी वजह से उन्हें एक घातक स्थिति का सामना करना पड़ा। यह निश्चित रूप से एक दिलचस्प कहानी है। इससे पहले कि वह गंभीरता से सिर हिलाता, क्लेन अचंभित रह गया। वास्तव में अटकल कभी भी बिल्कुल स्पष्ट नहीं होती, और उस अस्पष्टता का मतलब केवल यह है कि एक व्याख्या गलत हो सकती है। हाँ, मुझे इसका ध्यान रखना होगा। उसके बाद तुमने उसे कैसे खत्म कर दिया? डन ने अपनी बाहों का व्यायाम करते हुए और पीछे झुकते हुए पूछा। क्लेन मुस्कुराया। मैंने उससे सहमत होने का नाटक किया और उसे मुझे जगाने के लिए मजबूर किया। हालांकि उसने सीलबंद कलाकृतियों की प्रभावी सीमा में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। वह 2 से 3 मीटर दूर रहा और मुझे धक्का देने की कोशिश में एक अजीब कागज की पर्ची का इस्तेमाल किया। अवसर का लाभ उठाया और उसकी पेपर स्लिप को खींच लिया, जिससे वह 2049 की प्रभावी सीमा में पहुंच गया। फिर मैंने इसे बार बार शॉट लगाकर पूरा किया और अपना लक्ष्य पूरा किया। अरे, यह मेरे लिए काफी शर्मनाक मामला है। उससे केवल 2 से 3 मीटर की दूरी पर होने के बावजूद मुझे उससे टकराने का भरोसा भी नहीं था। अय्यूर ने थोड़ा सिर हिलाया। उसकी चकमा देने की क्षमता के साथ 2 से 3 मीटर की दूरी कोई पूर्ण गारंटी नहीं है। हो सकता है कि आप उस पर हमला करने में सक्षम हो, लेकिन किसी महत्वपूर्ण स्थान पर उसे मारने में विफल रहें। इससे चीजें और बदतर हो जाएंगी। उस समय आपकी पसंद त्रुटिहीन थी। इसे उत्कृष्ट भी कहा जा सकता है। मैं अगर आपकी जगह होता, मैं शायद इसे आपसे बेहतर नहीं कर पाता। उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा। आखिरकार सीलबंद आर्टिफैक्ट 2049 के प्रभाव क्षेत्र में उपयुक्त जोकर के प्रवेश ने मूल रूप से उसके भाग्य को सील कर दिया। वह एक जीवित लक्ष्य बन गया। दृष्टा का अगला अनुक्रम जोकर है। कितना अजीब है, डन ने अचानक आह भरते हुए कहा। एयूर हॉसन ने आगे कहा, वास्तव में ये कल्पना करना कठिन है कि सील का अगला अनुक्रम जोकर होगा। सामान्य तर्क के अनुसार कोई भी उन्हें एक साथ नहीं जुड़ेगा। क्या यह अजीब है? मुझे याद है कि कई सीक्वेंस औषधियों में भी उनके विभिन्न स्तरों के बीच समानता का अभाव दिखता है। लोरोटा ने जम्हाई लेते हुए अपना मुंह ढक लिया। ये स्पष्ट था कि उसकी चोटें अधिक गंभीर थीं। यहां तक कि देवी की नजर भी उसकी जीवंत ऊर्जा को बनाए रखने में मदद नहीं कर सकी। नहीं लोरोटा, ये पूरी तरह से अलग है। भले ही अन्य अनुक्रम औषधियों में कनेक्शन की कमी हो, हम एक अलग कोण से देखने पर सामान्य बिंदु भी पा सकते हैं। हालांकि मैं इसे सिर और क्लाउन के लिए बिल्कुल भी नहीं समझ सकता, अय्यूर ने कहा। हॉसन ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। क्लेन ने उनकी चर्चा सुनी और हंसे। नहीं, अभी भी एक सामान्य बात है। क्या? अय्यूर ने उत्सुकता से पूछा। यहां तक कि डन के हाथों का व्यायाम भी स्पष्ट रूप से धीमा हो गया। क्लेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, चाहे वह दृष्टा हो या जोकर, वे दोनों सकस में पाए जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। डन और लोरोटा स्तब्ध रह गए। पफ, बहुत अच्छा जवाब है। मुझे आप जैसा युवा पसंद है। लोरोटा सबसे पहले होश में लौटी और जोर से हंसने लगी। अय्यूर भी मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। इस युग में आत्मनिंदा की भावना से सुसज्जित सज्जनों की संख्या कम होती जा रही है। शुक्र है कि आज एक से मुलाकात हो गई। क्या आपको लगता है कि मुझे आत्मह्रास में संलग्न होना पसंद है? ऐसा नहीं है कि मैंने दोनों के बीच कोई समानता समझी है। क्लेन ने आंतरिक रूप से शिकायत की और उसने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं केवल यही चाहता हूं कि सीक्वेंस पाथवे की औषधियां इसमें बीस्ट टैमर, एक्रोबैट या जादूगर जैसे नाम नहीं होंगे जो वास्तव में एक सकस बनेगा। इसके अलावा यह एक आदमी का सकस है। हाँ, डन और कंपनी तुरंत खुश हो गए। इससे गाड़ी में खुशी का माहौल भर गया। गाड़ी सीधे जॉटलैंड स्ट्रीट के लिए आगे बढ़ी।
क्लेन, जो घायल नहीं था, ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति था। देवी, तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसी क्यों हो? जब रोजन की नजर उस पर पड़ी तो वह चिल्ला उठी। क्लेन ने अपने गंदे और फटे हुए सूट को देखा। उन्होंने दुखी मन से उत्तर दिया, एक मिशन के दौरान हमेशा सभी प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं। शुक्र है, देवी ने हमें आशीर्वाद दिया और यह खूबसूरती से समाप्त हो गया। महिला की स्तुति करो। रोजन ने श्रद्धापूर्वक लाल चांद को अपनी छाती पर खींचा। क्लेन के जारी रखने की प्रतीक्षा करने से पहले उसने पूछा, क्या आपको हमें फिर से तीसरी मंजिल में छिपने की जरूरत है? क्या सीलबंद कलाकृतियां वास्तव में इतनी खतरनाक है? मुझ पर विश्वास करो, यह आपकी कल्पना से कहीं अधिक खतरनाक है, क्लेन ने निरंतर भय के साथ उत्तर दिया। यदि उसका और भी अधिक रहस्यमय भाग्य वृद्धि अनुष्ठान नहीं होता तो वह 2049 के लौकिक हाथों के तहत नष्ट हो गया होता। देवी, रोजन के होंठ कांपने लगे, जैसे कि उसके पास अभी भी कहने के लिए या पूछने के लिए लाखों बातें हों, लेकिन ये सोचकर कि कैप्टन नीचे कैसे इंतजार कर रहा था, उसने अपनी मजबूरी को दबा लिया। उसने श्रीमती ओरियाना और कंपनी को ऊपर तीसरी मंजिल पर जाने के लिए सूचित किया। ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी के पड़ोसी या तो चर्च के जागीरदार थे या भक्त पादरी थे जो स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से जानते थे। जब सभी नागरिक कर्मचारी तितर बितर हो गए तो क्लेन अन्य नाइटहॉक्स को सूचित करने के लिए मनोरंजन कक्ष में नहीं गया। वह तुरंत लौटा और कप्तान और बाकी लोगों को सीलबंद आर्टिफैक्ट 2049, मॉन्स्टर बीबर के अवशेष और एंटीगोनस परिवार की नोटबुक को दूसरी मंजिल तक ले जाने में मदद की। विभाजन के माध्यम से डन ने मनोरंजन कक्ष के दरवाजे को धक्का दिया और 2 नाइटहॉक्स से कहा जो ग्वेंट कार्ड खेल रहे थे, फ्राई, रॉयल, आप दोनों को तुरंत बंदरगाह के टायरल वेयरहाउस में जाना होगा और परिणाम से निपटने में लियोनार्ड की सहायता करनी होगी। ठीक है। रॉयल अपने काले काले बालों और ठंडी अभिव्यक्ति के साथ सबसे पहले खड़ी हुई। लाश कलेक्टर फ्राई अपने काले बालों, नीली आंखों और पीली त्वचा के साथ बगल में खड़ा था। उन्होंने अपने ग्वेंट कार्ड नीचे रख दिए और मनोरंजन कक्ष से बाहर चले गए और जब वे विभाजन से गुजरे तो वे स्पष्ट रूप से रुक गए। रुको, डन चिल्लाया, उनकी उम्मीदों को कम नहीं होने दिया। अब क्या शेष है? स्लीपलेस रॉयल ने अपना सिर पीछे घुमाया और बिना कोई भाव व्यक्त किए पूछा। डन ने अपना माथा पीटते हुए कहा, पुलिस को सूचित करना याद रखें। उन्हें सड़क बंद करने दें। जब तक आप घटनास्थल का काम पूरा न कर लें और लाश को वापस न ले जाएं, तब तक किसी को भी करीब आने से रोकें। ठीक है। रॉयल घूमा और एक बार फिर रुकने से पहले 2 कदम आगे बढ़ा। उसने अपना सिर घुमाया, पलकें झपकाई और ठंडे स्वर में पुष्टि की, कैप्टन, क्या और कुछ नहीं है? नहीं, डन ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। रॉयल ने बिना ध्यान दिए सिर हिलाया और प्रवेश द्वार की ओर चल दिया। जहां तक लाश कलेक्टर फ्राई की बात है, जिससे शीतलता और अंधेरा झलक रहा था, उसने अपनी पर्याप्त गति बनाए रखी। उस पल में डन ने कहा, रोजन्ना, श्रीमती ओरियाना और कंपनी को बताना याद रखे कि वे नीचे आ सकते हैं। कोई बात नहीं, फ्राई ने शांति से उत्तर दिया, जैसे कि उसमें कोई भावना नहीं जगी हो। क्लेन ने देखा कि 2 नाइटहॉक दरवाजे से बाहर चले गए और राहत की गुप्त सांस लेने से पहले ऊपर चले गए। उसने कैप्टन और बाकियों का भूमिगत पीछा किया। वे सीधे चाइनीज गेट की ओर बढ़े। जैसे ही डन ने स्लीपलेस केनली को चाइनीज गेट खोलने का इशारा किया, उसने क्लेन को निर्देश दिया, शस्त्रागार जाओ और ओल्ड नील को यहां ले आओ। हमें खुद को ठीक करने के लिए उसके अनुष्ठानिक जादू की आवश्यकता है। जैसे जैसे दवा का असर कम होने लगा, उसकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे कम होने लगी। ठीक है। क्लेन ने कप्तान के जारी रखने का इंतजार नहीं किया। जैसा कि उन्होंने कहा, मैं ओल्ड नील के स्थान पर शस्त्रागार की निगरानी करूंगा। मैं कम से कम 20 राक्षस शिकार गोलियों के लिए भी अनुरोध करूंगा और पवित्र कैथेड्रल की मंजूरी की भी प्रतीक्षा करूंगा, जिससे मेरी जिज्ञासा पर अंकुश लगेगा। एंटीगोनस परिवार की नोटबुक। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। डन के पास तुरंत शब्द नहीं थे। कैप्टन, क्या कुछ और है? डन को पीटने के बाद क्लेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। डन ने अपना सिर हिलाया और अवाक रह गया। उसने अपनी छड़ी निकाली और घूम गया। एक निश्चित दूरी तक चलने के बाद क्लेन शस्त्रागार में गया और ओल्ड नील को घटनाओं के बारे में बताया जो सादा पानी पी रहा था। वह एक राक्षस बन गया जिसने नियंत्रण खो दिया। आपने एक बियोडे को भी मार डाला। ओल्ड नील ने जल्दी से अपनी मेज ठीक की। यह ऐसा है जैसे मैं किसी नाटक की स्क्रिप्ट सुन रहा हूं। वह डेस्क के चारों ओर चक्कर लगाते हुए बड़बड़ाया और क्लेन के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना सीधे गलियारे की ओर चला गया। क्लेन ने जिज्ञासा से पूछा, मिस्टर नील, क्या चर्च के पास वास्तविक पुनर्स्थापनात्मक दवा नहीं है? अनुष्ठानिक जादू की आवश्यकता क्यों होगी? ओल्ड नील ने लापरवाही से समझाया, सामान्य सामग्री से बनी कोई भी दवा किसी अनुष्ठान के स्थायी पुनर्स्थापनात्मक प्रभाव प्रदान नहीं कर सकती है। असाधारण सामग्री बहुत दुर्लभ है और उनमें से अधिकांश पुनर्स्थापनात्मक दवा के लिए उपयुक्त नहीं है। आपको देवी की दृष्टि के बारे में पता होना चाहिए, है ना? जब दवा पहली बार एक अनुष्ठान के माध्यम से बनाई जाती है तो यह एक मानक वास्तविक पुनर्स्थापनात्मक दवा होगी, लेकिन इसके पूरा होने के बाद हर मिनट इसका प्रभाव वाष्पित हो जाता है जब तक कि इसकी थोड़ी सी भी प्रभावकारिता नहीं बचती है। मैं देख रहा हूं। क्लेन ने निराशा से सिर हिलाया। एक पूर्व कीबोर्ड योद्धा और शौकीन गेमर के रूप में जादुई उपचार गुणों वाली दवा के लिए तरसना उनकी आदत थी। उसने ओल्ड नील को जाते हुए देखा और उस शांति का आनंद लेते हुए बैठ गया जो उसे बहुत लंबे समय से नहीं मिली थी। अपनी शांति के बीच में उसे अनुकूल विदूषक की दुखद मौत की याद आई। उन्होंने खुद को ठंड से गोली चलाने, भीषण घाव और ताजा खून उगलने की याद दिलाई। असुविधा महसूस होने पर क्लेन का शरीर कांप उठा। वह पहले खड़ा हुआ, फिर बैठ गया, फिर धीरे धीरे यही प्रक्रिया दोहराई। बीच बीच में उसने कुछ देर आगे पीछे भी किया। ओह, उसने एक सांस छोड़ी और खुद को किसी चीज में व्यस्त रखने का फैसला किया ताकि वह उन नकारात्मक छवियों के बारे में सोचना बंद कर सके। क्लेन ने अपनी रेशमी टोपी और औपचारिक सूट उतार दिया। फिर उसने गंदगी और कीचड़ साफ करने के लिए एक रुमाल और ब्रश निकाला। अनिश्चित समय के बाद उसने ओल्ड नील के परिचित कदमों की आवाज सुनी। ओल्ड नील की चाल में वह अपनी एड़ी पर चल रहा था और जब वह हॉल में टहल रहा था तो इससे एक विशिष्ट शोर हो रहा था। कितना थका देने वाला। ओल्ड नील ने कमरे में प्रवेश करते हुए शिकायत की। बाकी लोगों को बता दो कि अगले 1 घंटे के भीतर यहाँ कोई नहीं आएगा। मुझे आराम करने की जरूरत है, उसने क्लेन की ओर देखते हुए लापरवाही से निर्देश दिया। तुम ऊपर आराम क्यों नहीं करते और मैं यहाँ निगरानी रखता हूँ, क्लेन ने दयावश सुझाव दिया। ओल्ड नील ने अपना सिर हिलाया। ऊपर बहुत शोर है। रोजन एक ऐसी महिला है जो बात करना बंद नहीं कर सकती। ठीक है, क्लेन ने जोर नहीं दिया।
उसने अपना कोट और टोपी पहनी, अपनी छड़ी उठाई और गलियारे में लौटाया। फिर उसने शस्त्रागार का दरवाजा थोड़ा सा खींच लिया। नल नल नल। वह धीरे धीरे खाली रास्ते पर चल रहा था जब अचानक उसने किनारे पर कई कमरे दिखे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। यहाँ एक गुप्त दरवाजा है। कमरे की ओर देखते हुए क्लेन एक मोड़ के आसपास एक स्थान पर रुक गया। उन्होंने पाया कि लाश संग्रहकर्ता फ्राई पहले ही लौट आया था। वह पूरी तरह से विच्छेदित शव की सावधानीपूर्वक जांच कर रहा था। लाश। क्लेन का दिल हिल गया और उसने साहस जुटाया और कमरे के पास पहुंचा। उसने खुले हुए दरवाजे को हल्के से खटखटाया। दस्तक दस्तक दस्तक। फ्राई ने अपनी हरकतें रोक दी और अपनी नीली लेकिन बर्फ जैसी ठंडी आंखों से देखते हुए पीछे मुड़ा। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या ये किसी ब्यूरो की लाश है? क्लेन ने अपने स्वर पर नियंत्रण करते हुए पूछा। हाँ। फ्राई के होंठ खुले और बंद हुए, लेकिन केवल एक शब्द ही बोला। क्लेन की नजर उसके पार पहुंची और लाश पर पड़ी। दरअसल उसे माथे पर परिचित भीषण घाव का पता चला। ये वह उपयुक्त जोकर है। क्लेन ने चुपचाप सांस छोड़ी और कहा, कोई खोज नहीं। फ्राई ने असामान्य रूप से सरल तरीके से उत्तर दिया। माहौल तुरंत अजीब हो गया। जैसे ही क्लेन विदाई लेने वाला था, फ्राई ने पहल करते हुए कहा, यदि आप असहज महसूस करते हैं तो आप अंदर आकर देख सकते हैं। आपको पता चलेगा कि यह केवल एक लाश है। डर है कि मुझे आघात पहुंचेगा। क्लेन ने विचार में सिर हिलाया। ठीक है। वह कमरे में दाखिल हुआ और सफेद कपड़ों वाली लंबी मेज के सामने आकर उसकी नजर लाश पर पड़ी। उपयुक्त जोकर का लाल, पीला और सफेद रंग साफ कर दिया गया था, जिससे एक अपरिचित चेहरा सामने आ गया जो कुछ खास नहीं लग रहा था। उसकी उम्र 30 के आसपास थी और उसके बाल काले थे और नाक ऊंची थी। उसी समय फ्राई दीवार के कोने के पास एक चौकोर मेज के पास गया और एक पेंसिल और कागज का टुकड़ा उठाया। वह लाश के पास लौट आया और कागज नीचे रख दिया और पेंसिल से चित्र बनाना शुरू कर दिया। क्लेन ने उत्सुकता से उस पर नजर डाली और पाया कि फ्राई उपयुक्त जोकर के सिर का रेखाचित्र बना रहा था। फ्राई को पेंसिल हिलाना बंद करने में ज्यादा समय नहीं लगा। कागज के टुकड़े पर एक जीवंत चित्र था। लाश की तुलना में एकमात्र अंतर यह था कि नीली आंखों के अलावा कोई घाव नहीं था। क्या प्रतिभाशाली प्रतिभा है! क्लेन आश्चर्य से चकित रह गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप स्केचिंग में इतने अच्छे होंगे। नाइट हॉक बनने से पहले मेरा सपना एक कलाकार बनने का था। फ्राई का स्वर बिल्कुल शांत था। तो फिर तुम अपने सपने पूरे क्यों नहीं करते? क्लेन ने उत्सुकता से पूछा। फ्राई ने अपनी पेंसिल नीचे रखी और उपयुक्त जोकर का चित्र हाथ में लेकर कहा, मेरे पिता देवी के पुजारी थे। उनकी इच्छा थी कि मैं पुजारी बनूं। यह एक प्रस्तुत करने योग्य काम है। आप पुजारी बन गए? क्लेन ने आश्चर्य से पूछा। उन्हें यह अकल्पनीय लगा कि फ्राई अपने व्यक्तित्व और अपनी भावनाओं से एक पुजारी बन सकता है। हाँ, मैंने काफी अच्छा काम किया। जब फ्राई ने उत्तर दिया तो उसके मुंह के कोने थोड़े मुड़े हुए थे और उसके भाव ठंडे थे। बाद में मैंने कुछ चीजों का सामना किया और अनुभव किया और एक नाइट हॉक बन गया। क्लेन ने उसकी गोपनीयता का उल्लंघन करने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए उसने पूछा, आप एक समय देवी के पुजारी थे तो स्लीपलेस बनना क्यों नहीं चुना? एक व्यक्तिगत कारण, फ्राई ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। इसके अलावा मैडम डेली एक अच्छी रोल मॉडल है। क्लेन ने सिर हिलाया और जैसे ही वह विषय बदलने वाला था, उसने फ्राई को यह कहते सुना, इस कमरे को देखने में मेरी मदद करो। मुझे तुरंत स्केच कैप्टन को सौंपना है। गुप्त दरवाजा बंद करना बहुत परेशानी भरा होता है। ठीक है। हालांकि क्लेन को अकेले एक लाश का सामना करने में थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन उसने सहमति जताते हुए अपने डर पर काबू पा लिया। फ्राई के चले जाने से कमरा शांत हो गया। क्लेन का दिल भारी हो गया और लाश वहीं पड़ी रह गई। उसने कुछ सांसें ली और अपने डर को हराने के लिए लंबी मेज के पास पहुंच गया। अनुकूल विदूषक अपने पीले चेहरे के साथ चुपचाप वहीं पड़ा रहा। उसकी आंखें कसकर बंद थीं और उसने सांस लेने के सभी लक्षण खो दिए थे। भीषण घाव के अलावा उसने एक मृत व्यक्ति की अनोखी शीतलता उत्सर्जित की। क्लेन ने एक पल के लिए देखा कि जैसे जैसे वह शांत हो रहा था, उसकी भावनाएं धीरे धीरे शांत हो रही थीं। उसने अपनी नजर घुमाई और उपयुक्त जोकर की कलाई पर एक अजीब ब्रांड पाया। अपना साहस जुटाते हुए उसने इसे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, इस उम्मीद से कि वह इसे और अधिक स्पष्ट रूप से देखने के लिए इसे घुमाएगा। जैसे ही बर्फ जैसा ठंडा स्पर्श क्लेन की उंगलियों से उसके मस्तिष्क तक पहुंचा, पीली हथेली जो अपनी सारी जीवंतता खो चुकी थी, अचानक उठी और उसकी कलाई को पकड़ लिया। इसने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही बर्फीला हाथ उसकी कलाई के चारों ओर कस गया, क्लेन को तुरंत महसूस हुआ कि उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं। भागने की बेताब कोशिश में उसने सहजता से अपनी कलाई पीछे खींच ली। जब क्लेन ने अपने हाथ को पीछे खींचने के लिए अपने पूरे शरीर की हर ताकत का इस्तेमाल किया तो उसे एक भारी अनुभूति हुई। बम। पीली नग्न लाश को इतनी जोर से किनारे की ओर खींचा गया कि वह शव परीक्षण की मेज से गिर गई। हालांकि सफेद बर्फ जैसी ठंडी उंगलियों की पकड़ क्लेन की कलाई पर मजबूती से टिकी रही। क्लेन ने क्षण भर के लिए सोचने की क्षमता खो दी। उसके दिमाग में एक ही विचार आया कि वह अपनी रिवॉल्वर निकाले और लाश को छेद कर दे। हालांकि जब वह अपने प्रमुख हाथ को पीछे नहीं हटा सका तो उसने अपना काला बेत फेंक दिया और होल्स्टर से अपनी रिवॉल्वर निकालने की सख्त कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसी क्षण लाश की आंखें ऊपर उठी, जिससे शांत नीली आंखों का एक जोड़ा प्रकट हुआ। उसका मुंह हिल गया और उसने बुदबुदाया, होनासिस, होनासिस, होनासिस। उन 3 शब्दों के कहने के बाद क्लेन पूरी तरह से घबरा गया, क्योंकि उसे लगा कि उसकी कलाई को पकड़ने वाली उंगलियां लंगड़ाकर गिरने से पहले ढीली होने लगी थीं। उपयुक्त विदूषक की आंखें एक बार फिर बंद हो गईं, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। यदि पीली लाश पत्थर के फर्श पर नहीं पड़ी होती तो क्लेन ने कल्पना की होती कि वह मतिभ्रम के जादू से मारा गया है। वह लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे चला गया और महसूस किया कि सदमे और डर के कारण उसका अधिकांश शरीर कांप रहा था। ओफ ओफ। क्लेन की सांसें तेज हो गईं, क्योंकि उसने धीरे धीरे अपनी मानसिक सुविधाओं पर नियंत्रण हासिल कर लिया। उसने चिंता और भय से जमीन पर पड़ी लाश को देखा। उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और एक एक कदम सावधानी से कमरे से बाहर चला गया। यह पुष्टि करने के बाद कि लाश गतिहीन है, उसने अपनी रिवॉल्वर पकड़े हुए हाथ की कलाई पर नजर डाली। उसकी कलाई पर 5 गहरे लाल अंगुलियों के निशान अंकित थे। उन्होंने चुपचाप उसकी मुठभेड़ का वर्णन किया। क्लेन शांत हो गया, क्योंकि उसके दिमाग में अश्लीलता भर गई थी। बकवास। मैं सदमे से लगभग मर ही गया। 10 सेकंड से अधिक समय तक हौंफने के बाद उसने खुद को जल्दी से शांत करने के लिए अपने दिमाग में वस्तुओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने अपने सामने आने वाली हर चीज को ध्यान से याद किया और उन्हें एक साथ जोड़ दिया।
हालांकि उन्हें उपयुक्त जोकर के पुनरुत्थान का कारण समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण बिंदु पर गंभीरता से ध्यान दिया। लाश ने होनेसिस शब्द दोहराए थे। ये फिर से होनासिस है। क्लेन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। एंटीगोनस परिवार की नोटबुक में होनेसिस पर्वत श्रृंखला में एवरनाइट के एक राष्ट्र का रिकॉर्ड है। कॉगिटेशन या स्पिरिट विशन में रहते हुए मुझे ऐसी ध्वनियां सुनाई देती थी जिन्हें मुझे सुनने में सक्षम नहीं होना चाहिए, और उन ध्वनियों में से एक शब्द होनासिस है। क्या होनासिस पर्वत श्रृंखला पर इन सभी सवालों का जवाब है? वहां बड़े पैमाने पर खतरा छिपा हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक दुष्ट देवता भीतर बंद हो सकता है और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आकर्षण के विभिन्न रूपों का उपयोग कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। इस पर विचार करते हुए क्लेन ने सावधानीपूर्वक कमरे में प्रवेश किया और यह सत्यापित करने के लिए लाश को कई बार छुआ कि वह पूरी तरह से मर चुकी है। वह नहीं चाहता था कि लाश कलेक्टर फ्राई उसे उस जगह को गड़बड़ करते हुए देखे, इसलिए उसने लाश को शव परीक्षण मेज पर वापस ले जाने का साहस जताया। क्लेन पूरी प्रक्रिया के दौरान ऐसा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका जैसे उसका दिल उसके मुंह में था। जरा सी हलचल उसकी तनावग्रस्त नसों को तोड़ सकती थी। इसके अलावा शव द्वारा दी गई बर्फ जैसी ठंडक की अनुभूति विशेष रूप से घृणित थी। बड़ी कठिनाई से मिशन पूरा करने के बाद उसे याद आया कि वह लाश के पास क्यों आया था। इसलिए उसने उपयुक्त जोकर की कलाई पर ध्यान केंद्रित किया और अजीब ब्रांड को देखा। यह अज्ञात था जब ब्रांड फिसल गया था, खून की एक गोलाकार बूंद में सिकुड़ गया था जिसका रंग नीला था। खून की गोलाकार बूंद अंगूठे के आकार की थी। ये भौतिकी के नियमों की अवहेलना करते हुए चुपचाप मध्य हवा में तैरता रहा। यह क्या है? क्लेन बुदबुदाया, लेकिन उसने उसे लापरवाही से छूने की हिम्मत नहीं की। उस अजीब रक्त क्षेत्र को छुपाने का उसका कोई इरादा नहीं था। सबसे पहले वह नहीं जानता था कि यह अच्छी या बुरी चीज थी। दूसरे, उन्हें यकीन था कि फ्राई, जिसने लाश की जांच की थी, ने बहुत पहले ही कलाई पर निशान खोज लिया होगा। यह भी संभव था कि वह जानता था कि अजीब रक्त क्षेत्र क्या था। और भले ही फ्राई को पता न हो, कैप्टन को इसकी सूचना देना और नाइटहॉक्स को इस पर शोध करने देना मेरे द्वारा यादृच्छिक प्रयास करने से निश्चित रूप से बेहतर है। ये क्लेन की सोच थी। एक संगठन में होने का मतलब था कि उसे यह जानना था कि संगठन की शक्तियों का पूर्ण उपयोग कैसे किया जाए। क्लेन ने काले बालों वाली, नीली आंखों वाली और पतले होठों वाली फ्राई को वापस लौटते हुए देखने से पहले कुछ मिनटों तक घबराहट के साथ इंतजार किया। उसने तुरंत अजीब रक्त क्षेत्र को देखा और क्लेन से एक प्रश्न पूछा जो उसने पहले खुद से पूछा था। यह क्या है? कोई अनुमान नहीं। क्लेन ने ईमानदारी से अपना सिर हिलाया। उसने बिना कुछ छुपाए जो कुछ हुआ था उसे बयान कर दिया। ब्रांड खून के गोले में फिसल गया। फ्राई ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वह किसी गहरे विचार में डूबा हुआ है। बियॉन्डर की लाश में हमेशा कुछ अजीब परिवर्तन होते हैं। उसने ऊपर देखा और क्लेन से कहा, कैप्टन को यहाँ लाओ। उसे उस सामग्री के बारे में भी बताएं जो लाश बड़बड़ा रही थी। ठीक है। क्लेन पहले से ही जाने के लिए उत्सुक था। फ्राई ने कहा, आपको कैप्टन के साथ वापस लौटने की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप ये देखना पसंद नहीं करेंगे कि आगे क्या होता है। जैसे ही वह बोला, उसने अपने बगल में एक चांदी का सर्जिकल चाकू उठाया। क्लेन ने कुछ डर के साथ सिर हिलाया। मैं उम्मीद कर रहा था कि आप ऐसा कहेंगे। उसने अपनी छड़ी उठाई, अपनी टोपी पहनी और लड़खड़ाते हुए चाइनीज गेट की ओर चला गया। कीपर के कमरे में उसने कैप्टन डन को देखा जो अब कमजोर नहीं रह गया था। जब डन ने जो कुछ हुआ उसके बारे में अपना स्मरण सुना तो उसने बिना सोचे समझे सिर हिलाया। मैं इस मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से करूंगा और पवित्र कैथेड्रल को इससे निपटने दूंगा। हो सकता है कि वे लोगों को देखने के लिए होनासिस पर्वत श्रृंखला के मुख्य शिखर पर भेजेंगे। क्लेन ने पुष्टि में संक्षिप्त उत्तर दिया। ये देखकर कि कीपर के कमरे में केवल स्लीपलेस केनली और कैप्टन थे, उसने लापरवाही से पूछा, क्या मिस्टर अयूरो और अन्य लोग आराम कर रहे हैं? डन ने सिर हिलाया और कहा, अयूरो और बोर्गिया सेंट सेलेना कैथेड्रल में है। लोरोटा शायद एक कॉफी शॉप की तलाश में है। कॉफी शॉप? मैडम लोरोटा अभी तक अपनी चोटों से उबर नहीं पाए हैं, ठीक है? क्लेन ने आश्चर्य से पूछा। डन ने अपनी नाक की मालिश की और हंसते हुए कहा, लोरोटा के 3 शौक हैं, कॉफी, मिठाई और नौकरानियां। वह कहती है कि उसे जल्दी ठीक होने के लिए इन 3 चीजों की जरूरत है। नौकरानियां? क्लेन ने हैरान होकर पूछा। क्या मैडम लोरोटा में कोई विशेष आकर्षण है? डन ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और कहा, उसे नौकरानियां पसंद हैं। हाँ, ये सही है। इसके अलावा उसे बड़े स्तन वाली नौकरानियां पसंद हैं। उद्धरण चिन्ह ... वह निश्चित रूप से अजीब है। क्लेन को पता नहीं था कि उसे जवाब में किस प्रकार की अभिव्यक्ति दिखानी चाहिए। डन ने और देर नहीं की और कीपर के कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही क्लेन ने उसकी ओर देखा, वह चुपचाप उसके मुड़ने का इंतजार करने लगा। इस बीच उसने अपनी आंख के कोने से देखा कि स्लीपलेस केनली ने अपनी जेब से घड़ी निकाली थी और उसे खोला था। 3, 2, 1। जैसे ही क्लेन ने चुपचाप गिनती खत्म की, डन रुक गया और घूम गया। एक और बात जो मैं भूल गया। क्लेन, आज तुमने बहुत कुछ झेला है। एक बार जब तुम आराम करोगे तो तुम थका हुआ महसूस करोगे। दोपहर में तुम्हें यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वापस जाओ और कुछ आराम करो। कल मैं सबमिट करूंगा विस्तृत नुकसान की सूची वाला आवेदन। ठीक है। एक बियॉन्डर की हत्या के बारे में ज्यादा चिंता मत करो। उसे मारना अधिक लोगों की जान बचाने के बराबर था। मैं वास्तव में बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। क्लेन ने चुपचाप सांस छोड़ी। डन ने थोड़ा सिर हिलाया और जैसे ही वह मुड़ा, उसने अपने माथे पर जोर से वार कर लिया। मैंने बियॉन्डर का स्केच भी लियोनार्ड को सौंप दिया है। वह और पुलिस विभाग आगे की जांच के प्रभारी हैं। मेरा मानना है कि बियॉन्डर ने गाड़ियों पर सवारी की होगी, खाना खाया होगा और रहने के लिए भी कोई जगह होगी। वह जहां भी जाता है, जो कुछ भी छूता है, जो कुछ भी वह पीछे छोड़ता है, यहाँ तक कि अनजाने में भी उसके खिलाफ एक मुंह गवाह के रूप में काम करेगा। सम्राट रोसेले के शब्द वास्तव में समझदार हैं। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, क्लेन ने स्तब्ध होकर उत्तर दिया। कैप्टन के बहुत दूर चले जाने के बाद वह कीपर के कमरे से बाहर निकला और धीरे धीरे दूसरी मंजिल पर चला गया। रास्ते में उसे अचानक कुछ याद आया क्योंकि उसे अतिरिक्त भय का अनुभव हुआ। उस अनुकूल विदूषक ने दावा किया कि गुप्त आदेश ने दृष्टाओं के संगत अनुक्रम मार्ग को नियंत्रित किया। भले ही वह अतिशयोक्ति कर रहा था और उनके पास उच्च अनुक्रम औषधि सूत्र नहीं थे, उनके पास निश्चित रूप से निम्न अनुक्रम वाले सूत्र थे। इसका मतलब ये भी है कि उनके पास कई दृष्टा हैं। तो फिर क्या वे यह अनुमान नहीं लगाएंगे कि मैंने अनुकूल विदूषक को मार डाला और गुप्त रूप से मुझसे बदला लिया?
यदि वे नाइटहॉक से नहीं निपट सकते तो क्या वे दुश्मनों के खिलाफ किसी भी प्रत्यक्ष उपाय के बिना मेरे एक दृष्टा से नहीं निपट सकते। क्लेन सीढ़ी पर रुक गया और समस्या के बारे में गंभीरता से सोचने लगा। जल्द ही उसे पता चला कि वह किसी बात की चिंता नहीं कर रहा था। सबसे पहले, गुप्त आदेश नहीं जानता कि नाइटहॉक के सदस्य कौन है। दूसरे, भले ही वे 1 या 2 को जानते हों, वे निश्चित रूप से मेरे जैसे नागरिक स्टाफ सदस्य को शामिल नहीं करेंगे। तीसरा, वर्तमान परिस्थितियों में जब तक उनके पास कोई भविष्यवक्ता न हो, वे ये बताने का कोई तरीका नहीं है कि हत्यारा कौन है। उन्होंने राहत की सांस ली और ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी छोड़ दी। वह एक सार्वजनिक गाड़ी से वापस डेफोडिल स्ट्रीट पहुंचे। हालांकि उसने अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया था, फिर भी उसे भूख नहीं लग रही थी। अपने शयनकक्ष में प्रवेश करने के बाद क्लेन ने सबसे पहले अपना क्षतिग्रस्त सूट उतारा। फिर उसने अपनी आधी टोपी उतार दी, बिस्तर पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। उसका दिमाग सक्रिय रहा, जैसे कि उसका पूरा अस्तित्व आराम नहीं कर सका। उसका दिमाग अनुकूल जोकर को गोली मारकर हत्या करने का दृश्य नहीं दोहरा रहा था, बल्कि लाश को हिलाने का दृश्य और वह रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव दोहरा रहा था। अब उसे पहली बार हत्या करने में असहजता महसूस नहीं हुई, बल्कि जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे और अधिक घृणा महसूस हुई। यह शायद फ्राई का लक्ष्य था। उसे उम्मीद थी कि मैं अपने आघात से उबरने के लिए लाश के पास जाऊंगा और सीधे उसका सामना करूंगा। लेकिन भले ही पहले का आघात चला गया हो, मुझे किसी नई चीज से आघात पहुंचा है। क्लेन जब उसे महसूस हुआ कि उसकी नसें धीरे धीरे शांत हो रही हैं तो वह आत्मनिंदा करने वाली हंसी हंसने लगा। उसे पता ही नहीं चला कि उसे कब झपकी आ गई, लेकिन जब वह उठा तो उसका पेट विरोध में कराह रहा था। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पूरा घोड़ा खा सकता हूँ। पश्चिम में डूबते सूरज को देखकर क्लेन बुदबुदाया, जैसे कि आकाश जल रहा हो। पुराने लेकिन आरामदायक कैजुअल कपड़े पहनकर वह तेजी से पहली मंजिल पर चला गया। इससे पहले कि वह सोच पाता कि रात के खाने में क्या बनाया जाए, उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। मेलिसा, ये सोचते ही उसके मुंह के कोने मुड़ गए। जब से उसने सार्वजनिक गाड़ी लेना शुरू किया, उसकी बहन अब देर से घर नहीं लौटती थी। दरवाजा खुलते ही चाबी घूम गई। मेलिसा अपने बैग के साथ अंदर आई, जिसमें उसकी किताबें और स्टेशनरी थी। उसने रसोई की ओर देखा और कहा, क्लेन, तुम्हारे लिए एक पत्र है। ये तुम्हारे गुरु का है। गुरु का एक पत्र? सही। मैंने उन्हें होनासिस मुख्य शिखर की प्रासंगिक ऐतिहासिक स्थिति के बारे में पूछते हुए लिखा। इससे पहले कि वह मामले को याद करते, क्लेन आश्चर्यचकित रह गए। रात का खाना खाने के बाद तृप्त क्लेन आराम से लिविंग रूम के सोफे पर आराम कर रहा था। उन्होंने अपने गुरु से प्राप्त पत्र को खोलने के लिए एक छोटे अक्षर खोलने वाले का उपयोग किया। मेलिसा उस समय खाने की मेज के पास बैठी थी और रोशनी के लिए गैस लैंप के साथ पाठ्यपुस्तक की समस्या पर कड़ी मेहनत कर रही थी। बेंसन एक ही सीट पर बैठा हुआ था और शुरुआती लोगों के लिए अकाउंटेंसी पढ़ रहा था। क्लेन को पत्र में 3 पृष्ठ मिले, जिन्हें उसने भय और प्रत्याशा दोनों के साथ पढ़ा। उद्धरण चिन्ह ... आपका पत्र पाकर बहुत खुशी हुई। यह मुझे पिछले कुछ वर्षों के अच्छे पुराने दिनों की याद दिलाता है। दुर्भाग्य से वेल्च और नाया ने हमें हमेशा के लिए छोड़ दिया है। मैं उनके दफनाने में अलग से शामिल हुआ और उनके माता पिता को महसूस कर सका। वेदना, वे दोनों युवा वयस्क थे जिनके सामने सुंदर उज्ज्वल भविष्य था। भाग्य हमेशा इतना अप्रत्याशित होता है कि आपके साथ आगे क्या होगा ये कोई नहीं जान सकता। मैंने जितना अनुभव किया है उससे कहीं अधिक बुरा हो गया हूं और मैं मानवता की कमजोरी और असहायता को तेजी से महसूस कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह ... होनासिस मुख्य शिखर के चारों ओर घूमने वाली ऐतिहासिक जानकारी के संबंध में मुझे याद है कि पुरातत्वविद श्री जॉन जोसेफ ने एक बार इसका विवरण देते हुए एक मोनोग्राफ प्रकाशित किया था। इसमें होनासिस मुख्य शिखर पर उनके समय के उनके विवरण शामिल हैं। उन्होंने कुछ की खोज की प्राचीन इमारतें जो 1000 साल से भी अधिक पुरानी हैं। जो बात हर इतिहासकार और पुरातत्वविद को शर्मसार करती है, वह है ईओ की सटीक तारीख बताने में हमारी असमर्थता। हम केवल वास्तुकला शैली, भित्तिचित्रों की विशेषताओं और कुछ ग्रंथों के आधार पर एक कच्चा अनुमान लगा सकते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं। ये बिल्कुल अविश्वसनीय है कि इतनी ऊंची पर्वत चोटी पर मनुष्य रहते होंगे। श्री जोसेफ के पास ये साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि उन मनुष्यों ने एक सभ्यता विकसित की जिसे वे अपनी सभ्यता कह सकते हैं। जहां तक विवरण की बात है, उनका पूरी तरह से वर्णन करना कठिन है। ये पत्र, मेरा सुझाव है कि आप इस मोनोग्राफ को डेविविले लाइब्रेरी से उधार लेने का प्रयास करें। मेरा विश्वास करें, इस लाइब्रेरी को सर डेविविले का दान शहर सरकार द्वारा निर्मित की तुलना में इसके संग्रह में अधिक किताबें रखता है। मोनोग्राफ का शीर्षक होनासिस मेन पीक के अवशेषों का अनुसंधान है। इसे लोन पब्लिशिंग फर्म द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसके अलावा कुछ कागजात हैं जो प्रासंगिकता पर चर्चा करते हैं। वे पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। नई पुरातत्व सारांश, सटीक मुद्दा और पत्रिका की मात्रा है... क्लेन ने हर शब्द पढ़ा और नाम दोहराए, मोनोग्राफ और कागज के नाम चुपचाप। इसके तुरंत बाद उन्हें अपना आभार व्यक्त करने से पहले कुछ कागज और एक लिफाफा, साथ ही एक फाउंटेन पेन मिला। मेलिसा, इस पत्र को भेजने में मेरी मदद करें। ये टिकटों के पैसे हैं। क्लेन ने सीलबंद लिफाफा और टिकटों के लिए पर्याप्त पैसे अपनी बहन की मेज पर रख दिए। मेलिसा ने एक नजर डाली और अपने होंठ मोड़ लिए। क्लेन, टिकटों की कीमत इतनी अधिक नहीं है। हाँ, टिकटें नहीं है, लेकिन लड़की को कुछ छूट मिलनी चाहिए। क्लेन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। मुझे विश्वास है कि सेलेना ने पहले भी आपसे इसका उल्लेख किया है। ये देखते हुए कि मेलिसा विरोध करने वाली थी, उसने तुरंत कहा, इसका उपयोग आपके लिए आवश्यक सामग्री और उपकरण खरीदने के लिए किया जा सकता है। उपकरण? मेलिसा ने अपनी किताबों पर नजर डालने से पहले बार धीरे से दोहराया। ठीक है, उसने अदृश्य रूप से सिर हिलाते हुए कहा। क्लेन के मुंह के कोने तुरंत ऊपर की ओर मुड़ गए और वह तेजी से सोफे पर वापस चला गया। उत्कृष्ट अनुनय कौशल, आपने मेलिसा की कमजोरी को सटीक रूप से इंगित किया। बेंसन ने दबी हुई हंसी के साथ ऐसा कहते हुए अंगूठा ऊपर किया। क्लेन ने अपना गला साफ किया और पूरी गंभीरता से कहा, तो फिर मैं तुम्हें कैसे मनाऊं? आपके स्वर अध्ययन में भाषा और प्राचीन साहित्य पर जोर देना चाहिए। बेशक बुनियादी गणित और तर्क भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। पब्लिक स्कूलों और व्याकरण स्कूलों के पाठ्यक्रम के साथ साथ कॉलेज प्रवेश में परीक्षण की गई सामग्री के अनुसार क्लेन उस सामान्य दिशा के बारे में बहुत आश्वस्त था जिस पर आगामी सिविल सेवक परीक्षाएं ध्यान केंद्रित करेगी। बेंसन ने अपनी हेयरलाइन को छुआ और आत्मग्लानि भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं उन किताबों के सामने घुंघराले बालों वाले बबून की तरह महसूस करता हूं, लेकिन वे वास्तव में उपयोगी हैं। क्लेन ने दृढ़ मुस्कान के साथ कहा।
उसी समय मेलिसा ने अपना फाउंटेन पेन नीचे रख दिया, खड़ी हो गई और सोफे पर चली गई। बेंसन, क्लेन, इस रविवार को सेलेना का जन्मदिन है। वह और उसके माता पिता हम सभी को भोज के लिए अपने स्थान पर आमंत्रित करना चाहते हैं। क्या आप दोनों स्वतंत्र हैं? मेरे लिए ठीक होना चाहिए, क्लेन ने कुछ सोचने के बाद कहा। वह अपनी बहन के दोस्तों से परिचित होने का अवसर ले सकता था। जब भी उसके साथ कुछ घटित होता है तो यह उसे पूरी तरह से अनजान होने से रोक सकता है। मैं भी, बेंसन ने अपनी उंगलियों से अपने बालों में कंघी करते हुए कहा। ऐसा लगता है कि हमें मिस सेलेना के लिए जन्मदिन के उपहार के बारे में सोचना होगा। क्लेन मुस्कुराया। यह मेलिसा पर छोड़ दिया जाना चाहिए। वह मिस सेलेना को हमसे बेहतर जानती है। इसके अलावा हमें वह करने की जरूरत है जो एक सज्जन व्यक्ति को करना चाहिए, इसके लिए भुगतान करें। बेंसन ने अपना सिर हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, यह पहली बार है जब मैंने किसी को आलस्य का इतने सुखद तरीके से वर्णन करते सुना है। क्लेन मुस्कुराते हुए लौटा। यह भाषा और प्राचीन साहित्य का उद्देश्य है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बेंसन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि क्लेन मौजूदा विषय पर वापस आएगा। इसने उसे क्षण भर के लिए अवाक कर दिया। अगले दिन क्लेन ने अपना सस्ता औपचारिक सूट पहना और अपने हाथ में काली जड़ा हुआ चांदी का बेत रखा और सीढ़ियां चढ़कर ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। उसका टैक्सीडो पहले ही दर्जी के पास भेज दिया गया था। क्लेन रोजन का स्वागत करने ही वाला था कि उसने कैप्टन डन को विभाजन से बाहर निकलते देखा। गुड मॉर्निंग क्लेन, क्या तुम्हें रात को अच्छी नींद आई? डन ने चिंता से पूछा। क्लेन ने ईमानदारी से उत्तर दिया, मेरी अपेक्षा से बेहतर। मुझे बुरे सपने भी नहीं आए, लेकिन जब भी मैं इसे याद करता हूं तो मुझे भारीपन और थोड़ी घृणा महसूस होती है। बहुत अच्छा, ये सुनकर मुझे आश्वस्त महसूस हुआ, डन ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। मौसम पर बातचीत के बाद उन्होंने एक मुद्दा उठाया। होली कैथेड्रल ने मेरे टेलीग्राम का जवाब दे दिया है। एंटीगोनस, लोरोटा और कंपनी को तुरंत सीलबंद आर्टिफैक्ट 2049 और एंटीगोनस परिवार की नोटबुक को बैकलैंड वापस ले जाना है। उन्होंने मदद के लिए कल दोपहर स्टीम लोकोमोटिव के माध्यम से एक अतिरिक्त नाइट हॉक भी भेजा है। उद्धरण चिन्ह। मुझे विश्वास है कि वे अब तक प्रस्थान कर चुके हैं। अब तक पहले ही प्रस्थान कर चुके हैं। क्या इसका मतलब यह है कि मैं दर्दनाक एंटीगोनस परिवार की नोटबुक से पूरी तरह मुक्त हूँ? क्लेन अचंभित रह गया। उसे यह वास्तविक लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। यह मेरी कल्पना से कहीं अधिक आरामदायक है। इसकी संभावना नहीं है कि कोई अनुवर्ती कार्रवाई होगी, है ना? देवी उन्हें आशीर्वाद दे और उनकी यात्रा सुगम हो। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद क्लेन ने लाल चांद के संकेत में उसकी छाती पर इशारा किया। डन ने अपनी टोपी पहनी और दरवाजे की ओर इशारा किया। मुझे राफेल कब्रिस्तान गार्डन में गश्त करनी है। हे, मैं एक बात भूल गया। लियोनार्ड और पुलिस विभाग की जांच सफल रही है। उन्हें वह गाड़ी चालक मिल गया जो उन्हें चला रहा था। हमने टिंडन सिटी में उनके अस्थायी निवास की पुष्टि की है, लेकिन वे काफी सतर्क हैं। उन्होंने कोई मूल्यवान सुराग नहीं छोड़ा, जैसा कि एक प्राचीन गुप्त संगठन से अपेक्षा की जाती थी, क्लेन ने उदासी से कहा। डन ने सिर हिलाया और दरवाजे की ओर चला गया। 3 सेकंड बाद वह रुका और अपना सिर घुमाया। इसके अलावा आधिकारिक सदस्य बनने के लिए आपके आवेदन के बारे में हमें सूचित करने से पहले पवित्र कैथेड्रल को 2 से 3 दिन और चाहिए। हे, इसे एक अलग विभाग द्वारा निपटाया जाता है जो एंटीगोनस परिवार की नोटबुक से संबंधित विभाग से अलग है। वे दक्षता के विभिन्न स्तर हैं। मैं समझता हूं, क्लेन ने ईमानदारी से उत्तर दिया। इस बीच उन्होंने अपने कप्तान को अंदर से जोड़ने में मदद की। मुआवजे का आवेदन आज ही जमा करना याद रखें। डन को जाते हुए देखकर क्लेन ने भूरे बालों वाली रोजन की चीख सुनी। देवी, क्लेन, क्या आप औपचारिक सदस्य बन रहे हैं? आप 1 महीने से भी हमसे जुड़े नहीं हैं। क्लेन मुस्कुराया। जब मैंने सीर औषधि का सेवन किया तो ये केवल समय की बात थी। यह उचित है। रोजन अचानक आह भरने से पहले कुछ सेकंड के लिए अचंभित हो गई। मैं प्रार्थना कर रहा था कि आपने अपना रहस्यवाद का पाठ पूरा कर लिया ताकि आपको शस्त्रागार देखने के लिए रोस्टर में जोड़ा जा सके, लेकिन देवी, मुझे हर 2 दिन में ड्यूटी पर रहना पड़ता है। मैं नींद हराम करने वाला नहीं हूँ। मेरी त्वचा, मेरी मानसिक स्थिति। देवी, मुझे बचा लो। क्या तुम्हें इस तरह की जीवन शैली से परिचित नहीं होना चाहिए? मेरे शामिल होने से पहले हमेशा तुम, ब्रेट और ओल्ड नील ही बारी बारी से आए थे, ठीक है? क्लेन ने हैरान होकर पूछा। रोजन ने उदास दृष्टि से अपना सिर हिलाया। नहीं, पहले 4 थे, पहले भी 5 थे। दुर्भाग्य से केनली ने स्लीपलेस बनना चुना। वियोला ने पिछले महीने अपना अनुबंध बढ़ाने का विकल्प नहीं चुना और खोए नोएल मशीनरी कंपनी में शामिल हो गई। जब सृजन की बात आती है तो वह एक प्रतिभाशाली लड़की है। वह केवल अवसर और धन की कमी थी क्योंकि एक नागरिक कर्मचारी के रूप में 5 वर्षों तक उसके पास पर्याप्त बचत थी। ये कहने के बाद रोजन ने अचानक क्लेन की ओर देखा और अपना मुंह ढंककर हंस पड़ी। मैंने एक अच्छा समाधान सोचा है। क्लेन, जितनी जल्दी हो सके शादी कर लो, फिर गलती से बियोडस के रहस्य को उसके सामने उजागर कर दो। इसे एक बहुत ही मामूली लीक माना जाता है, इसलिए कोई विशेष भारी दंड नहीं होगा। आखिरकार, जो लंबे समय तक आपके साथ एक ही बिस्तर पर रहने वाले व्यक्ति से झूठ बोल सकता है, ऐसा होने पर आप उसे हमसे मिलवा सकते हैं और उसे एक सिविलियन स्टाफ सदस्य बना सकते हैं। क्या बढ़िया योजना है। क्लेन के मुंह के कोने हिल गए। मिस रोजन, आप भी जल्द ही एक पति ढूंढ सकती हैं। ये और भी आसान होना चाहिए। मेरा मानना है कि आपके पास उसे रहस्य बताने के लिए पर्याप्त साधन है। उसकी बात सुनकर रोजन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका मुंह खुला रह गया। मैं कैसे कर सकता हूँ? शादी एक बहुत ही गंभीर मामला है। मुझे ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह ठीक है, उसे सावधानीपूर्वक चुनना होगा और कुछ समय तक उसका निरीक्षण करना होगा। ये वह नहीं है जो आपने 1 सेकंड पहले कहा था। क्लेन ने रोजन के साथ कुतर्क में उलझने की जहमत नहीं उठाई। विदाई लेने और भूमिगत होने से पहले वह थोड़ी सी बातचीत करते हुए मुस्कुराए। शस्त्रागार में उन्होंने ओल्ड नील को हैंडीग्राउंड कॉफी के साथ कुश्ती करते देखा, इसलिए वह बैठ गया और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगा। जल्द ही आप आधिकारिक सदस्य बन जाएंगे, है ना? कॉफी छानते समय ओल्ड नील ने लापरवाही से पूछा। कैप्टन ने कहा कि 2 से 3 दिन और चाहिए। यह अभी भी सवाल है कि क्या होली कैथेड्रल इसे मंजूरी देगा, क्लेन ने स्पष्ट रूप से कहा। हे, ओल्ड नील हंसा। पवित्र कैथेड्रल इस तरह के मामलों से इनकार नहीं करेगा, खासकर जब आप पहले से ही एक बियोडर हैं। इतना कहकर उसने अपना सिर घुमाया और क्लेन का सामना किया। उन्होंने हंसते हुए कहा, आपको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए।
प्रत्येक आधिकारिक नाइटहॉक सदस्य को एक अनुष्ठान से गुजरना पड़ता है। उन्हें स्वतंत्र रूप से एक मिशन पूरा करना होता है। बेशक डन निश्चित रूप से एक नौसिखिया के लिए सबसे आसान और सरल लोगों को चुनेंगे। इसके अलावा आप एक सहायक प्रकार के दृष्टा हैं। आधिकारिक सदस्य बनने के लिए मुझे स्वतंत्र रूप से एक मिशन पूरा करना होगा। क्लेन अचंभित रह गया। लेकिन इस सप्ताह हमारा कोई मिशन भी नहीं हो सकता है और यह इतना आसान भी नहीं होगा। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे आधिकारिक नाइटहॉक बनने में 1 से 2 महीने लगेंगे? तभी मुझे वेतन वृद्धि मिलेगी। ओल्ड नील ने कॉफी सूंघी और उस पर एक नजर डाली। ये केवल नाइटहॉक्स के बीच एक अनुष्ठान है। आखिरकार हम बियॉन्ड खतरे के चरम पर खड़े हैं और नहीं चाहते कि हमारे टीम के साथी उन बच्चों की तरह व्यवहार करें जिन्हें निरंतर देखभाल की आवश्यकता होती है। इससे एक अधिकारी के रूप में आपको मिलने वाले वेतन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सदस्य या आपके कर्तव्य को पूरा करने के लिए आवश्यक आपके विशेषाधिकार। तो यह अन्य नाइटहॉक्स की मान्यता प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक अनुष्ठान है। लेकिन श्रीमान नील, आपने इस बात पर जोर क्यों दिया कि यह एक आधिकारिक सदस्य के रूप में मेरे वेतन ग्रेड को प्रभावित नहीं करेगा? क्या मैंने इसे इतना स्पष्ट किया था? क्लेन ने अपना चेहरा छुआ और शर्मिंदगी भरी मुस्कान देते हुए पूछा, क्या यह बियॉन्ड किस्म का मिशन होना चाहिए? ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन कल आपका प्रदर्शन वास्तव में उत्कृष्ट था। आपने बड़ी चतुराई से एक बियॉन्ड को मार डाला जो कम से कम अनुक्रम 8 में है। मेरा मानना है कि फ्राई, रॉयल और बाकी लोगों ने पहले ही आपको स्वीकार कर लिया है। इसलिए डन शायद आपको एक कार्य सौंप सकता है, साधारण मिशन। ओल्ड नील ने अचानक आह भरते हुए कहा, तुम्हारा वेतन कई गुना बढ़ जाएगा। मुझे अपने जीवनकाल में फिर कभी इस तरह का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब क्लेन ने अपने सीक्वेंस पाथवे के बारे में बात उठाई तो वह हंसा। मिस्टर नील, क्या आपको लगता है कि सीर का संगत अनुक्रम 8 क्लाउन है? वास्तव में गोपनीय दस्तावेजों के विवरण पर विचार करने पर यह जुड़ता हुआ प्रतीत हुआ। चालाकी से लड़ने में अच्छा काम। मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी अत्यधिक संभावना है। सबसे पहले ये दस्तावेजों पर कही गई बातों से मेल खाता है। उनकी चुस्त चाल और धोखे पर आधारित युद्ध शैली प्रमुख बिंदु हैं। इसके बाद अन्य अनुक्रम मार्गों में भी ऐसी ही स्थितियां हैं। क्या आप मिस्ट्री प्राय के लिए संबंधित अनुक्रम 8 को जानते हैं? ओल्ड नील ने हंसते हुए पूछा। नहीं, चर्च द्वारा दी गई जानकारी में ऐसा नहीं लिखा है। क्लेन ने ईमानदारी से अपना सिर हिलाया। ओल्ड नील ने कहने से पहले थोड़ा हंसते हुए कहा, मैं मशीनरी हाइव माइंड के 2 पुराने लोगों के साथ घनिष्ठ मित्र हूं। उन्होंने मजाक के रूप में इसका जिक्र किया था। मिस्ट्री प्राय की संबंधित अनुक्रम 8 औषधि मेली स्कॉलर है। क्या आपने सुना है? मेली विद्वान देवी, मुझे हाथापाई की लड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है। यह मिस्ट्री प्राय की छवि के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। क्लेन ने कुछ विचार करने के बाद कहा, मैं समझ सकता हूँ। मिस्ट्री प्राय चीजों के पीछे के रहस्यों का पीछा करता है। हाथापाई का मुकाबला उन रहस्यों में से एक है। ओल्ड नील ने अपनी हैंडग्राउंड कॉफी खत्म की। ठीक है, आइए समय बर्बाद न करें। आइए अपने रहस्यवाद के अध्ययन को जारी रखें। आपके पास अभी भी बहुत सारे अनुष्ठानिक जादू हैं जिन्हें आपको समझने की आवश्यकता है। आपको यह भी सीखना होगा कि ताबीज और ताबीज कैसे बनाएं। ठीक है। क्लेन बैठ गया और दिन के लिए अपने कार्यक्रम की योजना बनाई। सुबह मैं रहस्यवाद का अध्ययन करूंगा और सभी प्रकार के ऐतिहासिक अभिलेखों को पढ़ूंगा। मैं मुआवजे का अनुरोध प्रस्तुत करूंगा। दोपहर के भोजन के बाद मैं शूटिंग क्लब में अभ्यास करूंगा। फिर मैं गोल्डन इंडसबरो में डेवीविल लाइब्रेरी जाऊंगा और देखूंगा कि क्या मैं हॉनेसिस मुख्य शिखर के संबंध में संबंधित मोनोग्राफ और जर्नल उधार ले सकता हूं। इतना सब करने के बाद अगर मेरे पास समय होगा तो मैं डिविनेशन क्लब में कुछ समय बिताऊंगा। मैं अपने अभिनय में ढिलाई नहीं बरत सकता। एक बार मुआवजे का अनुरोध स्वीकृत हो जाए और मुझे पैसे मिल जाए तो मैं घर जाते समय एक नया सूट खरीद सकूंगा। हाँ, मैं कल सुबह सामग्री के लिए आवेदन करूंगा और मेलिसा और बेंसन के लिए खतरे को दूर करने के लिए एक सुरक्षात्मक ताबीज बनाने का प्रयास करूंगा। ... झूमर और सुंदर सजावट से सजे डाइनिंग हॉल में कुछ दोस्त जॉयस मेयर को खतरे से बचने और टिंगन लौटने पर बधाई दे रहे थे। ठुड्डी पर छोटा सा ठूंठ रखे एक व्यक्ति ने उदासी से कहा, हम सभी ने समाचार पढ़ा। केवल लिखित विवरण ही मुझे डराने के लिए पर्याप्त था। जॉयस, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आप ऐसी कठिन परीक्षा से गुजरे हैं। चीयर्स। त्रासदी अब खत्म हो गई है और सूरज की रोशनी हम पर चमक रही है। महान है भाप। जॉयस और उसकी मंगेतर एना ने अपने कप उठाए और अपने दोस्तों के साथ उन्हें आपस में मिलाया। फिर उनके पास जो थोड़ी सी शैंपेन बची थी उसे उन्होंने निगल लिया। अन्ना उस समय बेहद चिंतित थी। मुझे संदेह है कि वह हर रात रोती थी। जब भी मैंने उसे दोपहर की चाय के लिए आमंत्रित किया वह हमेशा गुमसुम रहती थी। शुक्र है आप आखिरकार अब वापस आ गए हैं, अन्यथा मुझे लगता है कि वह गुजर चुकी होती। ऐसे ही चले जाओ। एक युवा महिला जिसकी प्यारी छोटी नाक और मुड़े हुए भूरे बाल थे ने एना की ओर देखते हुए जॉयस से कहा। अगर अन्ना को ऐसा कुछ अनुभव होता तो मैं भी वैसा ही होता। मैं और भी बुरी स्थिति में हो सकता हूँ। जलिया नाक वाले जॉयस ने अपनी मंगेतर को जो उसके पास बैठी थी सौम्य दृष्टि से देखा। एना को दूसरों के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करने की आदत नहीं थी। उसने मेज के विपरीत छोर की ओर देखा और कहा, बोब्दा, तुम इस पूरे समय अपना सिर झुकाए क्यों रहे? मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा मूड कितना खराब है। बोब्दा की जगह पतली नाक वाली युवती ने उत्तर दिया। बोब्दा बीमार हैं। चिकित्सक ने उन्हें बताया कि उनके लीवर में कुछ गंभीर गड़बड़ है। वह केवल दर्द को कम करने के लिए दवा का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह उनकी बीमारी का इलाज नहीं करता है। उन्हें सर्जरी कराने की जरूरत है। भगवान, ये कब हुआ? अन्ना और जॉयस ने आश्चर्य और चिंता से पूछा। बोब्दा छोटे बालों वाला एक युवक था, लेकिन उसका चेहरा सांवला था। उसकी आमतौर पर चमकदार लाल आंखों की जगह मनचमक आ गई थी। ये पिछले हफ्ते हुआ था। चूंकि जॉयस अभी तक वापस नहीं आया था, इसलिए मैंने आयरीन से कहा कि वह तुम्हें न बताए, बोब्दा ने उदास मुस्कान के साथ समझाया। जॉयस ने दृढ़ता से पूछा, क्या आपने तय कर लिया है कि आपकी सर्जरी कब होगी? बोब्दा की अभिव्यक्ति कई बार बदली जब उन्होंने कहा, नहीं, मैंने अभी तक निर्णय नहीं लिया है। जैसा कि आप जानते हैं, वे सर्जन व्यवहारिक रूप से कसाई हैं। रोगी एक काटने वाले ब्लॉक पर मांस के टुकड़े की तरह है जो उन्हें लोगों को काटने की अनुमति देता है जैसे वे करते हैं। कृपया, मैंने बहुत सारी रिपोर्टें पढ़ी हैं। वे अनुविच्छेदन के लिए कुल्हाड़ी का भी उपयोग करेंगे। मुझे संदेह है कि मैं ऑपरेशन टेबल पर मर सकता हूं। लेकिन अगर आप इसमें और देरी करेंगे तो सर्जरी आपको बचा नहीं पाएगी, ठूंठ वाले व्यक्ति ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा।
उस पल में अन्ना ने टोकते हुए कहा, बोगदा, शायद आप भविष्यवाणी करने पर विचार कर सकते हैं। यदि भविष्यवाणी से संकेत मिलता है कि सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा, तो जितनी जल्दी हो सके सर्जरी के लिए आगे बढ़ें। यदि भविष्यवाणी का परिणाम खराब है तो अन्य तरीकों की तलाश करें, इसे ज्योतिषी की मदद से खोजें। मैं एक वास्तविक रहस्यमय भविष्यवक्ता को जानता हूँ, मुझे विश्वास है कि वह आपकी मदद कर सकता है। वास्तव में बोगदा एक प्रश्न के साथ लौटा जो स्पष्ट रूप से संदिग्ध लग रहा था। उनके अन्य मित्रों का भी यही रवैया था। हाँ, अन्ना ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। मैंने उनकी भविष्यवाणी सेवाएं किराए पर ली और जॉयस की स्थिति का अनुमान लगाने के बाद उन्होंने मुझे घर लौटने के लिए कहा। आपका मंदिर घर पर आपका इंतजार कर रहा है। उस समय मैं भी आप सभी की तरह संदेह से भरा हुआ था, लेकिन जब मैं घर लौटा तो मैंने वास्तव में जॉयस को देखा। मैं इस बिंदु पर गवाही दे सकता हूँ, जॉयस ने दोहराया। उसने यह नहीं बताया कि उसने अपने सपनों की व्याख्या करने के लिए क्लेन से मदद मांगी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि पुलिस ने उन्हें सूचित किया था कि ट्रेस अभी तक पकड़ा नहीं गया है, इसलिए उसे बदला लेने से रोकने के लिए इसे गुप्त रखना पड़ा। भगवान, ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। क्या भविष्यवाणी सचमुच इतनी जादुई है? ... चिल्लाने के बीच बोगदा ने कहने से पहले एक पल के लिए गहराई से सोचा, शायद मुझे भविष्यवाणी करनी चाहिए। अन्ना, जॉयस, क्या आप मुझे दृष्टा का नाम और पता बता सकते हैं? अन्ना ने राहत की सांस ली और कहा, आपने बहुत बुद्धिमानी भरा चुनाव किया है। वह दृष्टा होल्स स्ट्रीट के डिविनेशन क्लब में है। उसका नाम क्लेन मोरेटी है। उसके हाथ में छोटा सा कार्ड था। उसने कुछ लाइब्रेरियन से पूछा, क्या आपके पास यहाँ होनासिस मैनपीक के अवशेषों का शोध है? इसे लोन पब्लिशिंग फर्म द्वारा प्रकाशित किया गया था। एक लाइब्रेरियन ने तुरंत उत्तर दिया, कृपया एक क्षण रुके, मुझे रिकॉर्ड जांचने दीजिए। उसने पलटकर दराजों की ओर देखा। उसने उस पत्र को खोला जो होनासिस से मेल खाता था और एक कार्ड को पलटा जो एक विशेष क्रम का पालन करने वाले एकल शब्दों से भरा था। ध्यान से निरीक्षण करने पर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, क्षमा करें सर, हमारे संग्रह में ये पुस्तक नहीं है। कितना अफसोसजनक है, क्लेन ने स्पष्ट निराशा में उत्तर दिया। ऐसा लगता है कि मुझे लोन पब्लिशिंग फर्म को लिखना है या खोई यूनिवर्सिटी का दौरा करना है। इस बीच उन्होंने अंदर ही अंदर आह भरी कि इस दुनिया के पुस्तकालयों का प्रबंधन कितना पुराना है। आप लोगों को एक कंप्यूटर चाहिए। दुर्भाग्य से मैं एक भी नहीं बना सकता। क्लेन ने एक मूक आत्मनिंदा करने वाली टिप्पणी की और पूछने लगा, फिर क्या आपके पास न्यू आर्कियोलॉजी और आर्कियोलॉजी सारांश के जर्नल अंक हैं? हम करते हैं, लाइब्रेरियन ने पुष्टि की। एक सज्जन ने अभी अभी उन्हें लौटाया है। उसने संबंधित कार्ड निकाला और क्लेन को बुकशेल्फ की दिशा में इशारा किया। क्लेन बुकशेल्फ के पास गया, पत्रिका के अंकों को स्कैन किया और जो उसके गुरु ने उल्लेख किया था उसे बाहर निकाला। फिर उसे बेतरतीब ढंग से बैठने के लिए खिड़की के पास एक जगह मिल गई। दोपहर की तेज धूप में वह चुपचाप लाइब्रेरी में जानकारी पढ़ने लगा। उद्धरण चिन्ह ... प्राचीन अवशेष केवल होनासिस पर्वत श्रृंखला के मुख्य शिखर पर ही मौजूद नहीं है। वे आसपास के जंगलों, घाटियों और मुख्य शिखर के चारों ओर कोमल ढलानों में भी फैले हुए हैं। उद्धरण चिन्ह ... ये अवशेष ऊंचे गुंबदों और विशाल पत्थर के स्तंभों से बने हैं। ईमानदारी से कहूं तो उन्हें शानदार बताया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह ... मैं इस बात को लेकर उत्सुक हूं कि मूल निवासी इन चट्टानों का खनन और प्रसंस्करण कैसे करते हैं। काल्पनिक रूप से आइए मान ले कि वे हैं, उन्हें पहाड़ पर भेजने की आवश्यकता के बिना मौके पर ही अपना खनन कार्य किया। उद्धरण चिन्ह ... एक अजीब पैटर्न है जहां आप पर्वत शिखर के जितना करीब होते हैं अवशेष आकार में बड़े होते जाते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि वहां कोई खंडहर नहीं है शिखर पर। हमारी परिकल्पना के अनुसार ऐसे महल होने चाहिए जो मानव निर्मित इमारतों, बलिदानों के लिए उपयोग किए जाने वाले दिव्य हॉल जैसे न हो। महल जो देखने से नहीं लगते कि वे मानव निर्मित थे। दिव्य हॉल का उपयोग किया जाता है बलिदानों के लिए। क्या ये वही हो सकता है जो मैंने सपने में देखा था? जब क्लेन चिंतन कर रहा था, उसने अचानक दूर से कदमों की आहट सुनी। उसने ऊपर देखा और एक परिचित चेहरा देखा, एक ऐसा चेहरा जो अक्सर कागजों पर दिखाई देता था। उसका चौकोर चेहरा, घनी भौहें, सख्त नाक, छोटे काले गोरे बाल, नीली नीली आंखें और कसकर बंद होंठ थे। ये सभी विशेषताएं टिंडन सिटी के एक प्रसिद्ध व्यक्ति, एक परोपकारी, उद्यमी और इस पुस्तकालय के मालिक सर डेवीविले की थी। डेवीविले के बगल में मध्यम आयु वर्ग का बटलर था जिससे क्लेन पहले मिल चुका था। क्लेन ने उन्हें 10 मीटर से अधिक दूर से चलते हुए देखा। जिज्ञासावश उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और हल्के से अपने ग्लेबेला को 2 बार थपथपाया। विभिन्न रंग आभा के रूप में सामने आए और क्लेन की आंखों में प्रवेश कर गए। उन्होंने सर डेवीविले की स्थिति का आकस्मिक अध्ययन किया। वह बहुत स्वस्थ है, लगभग कोई छिपी हुई समस्या नहीं है। उसकी भावनात्मक स्थिति भयावह है, नीरसता के बीच कमजोरी है। उसकी मानसिक स्थिति कमजोर है। क्या उसे अच्छी नींद लेने में परेशानी होती है? लेकिन उसके सिर पर बैंगनी आभा पूरी तरह से ठीक है। जब सर डेवीविले चले गए और लाइब्रेरी से बाहर चले गए तो क्लेन ने चुपचाप खुद से कहा। अपनी नजरें हटाते हुए क्लेन ने अपने माथे पर चुटकी ली और मन ही मना भरी। निश्चित रूप से एक टाइकून बनना आसान नहीं है। उन्होंने इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी नजर उनके सामने मौजूद जर्नल मुद्दों पर केंद्रित कर दी। उनमें से प्रत्येक को पढ़ने के बाद क्लेन को बहुत सारे सुराग नहीं मिले। वह कुछ ही बातों की पुष्टि कर सके। सबसे पहले होनासिस पर्वत श्रृंखला और उसके आसपास एक प्राचीन साम्राज्य मौजूद था। प्राचीन साम्राज्य का इतिहास कम से कम 1500 वर्ष पुराना है। दूसरे, उनकी स्थापत्य शैली मुख्य रूप से भव्य होने पर केंद्रित थी। उन्होंने सभी प्रकार के भित्तिचित्र छोड़े और उन भित्तिचित्रों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका मानना था कि एवरनाइट दिवंगत लोगों के प्रियजनों की रक्षा करेगा। अंत में खंडहरों में ऐसे प्रतीक थे जो हर जगह एवरनाइट का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन वे एवरनाइट पवित्र प्रतीक से स्पष्ट रूप से भिन्न थे। अगर मुझे मौका मिले तो भी मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। क्लेन दांत भींचते हुए बुदबुदाया। उन्होंने मृत्यु को स्वीकार न करने की शपथ ली। पत्रिका के लेखों को व्यवस्थित करने और उन्हें उनके मूल स्थानों पर वापस लौटाने के बाद उन्होंने अपनी टोपी लगाई, अपनी छड़ी उठाई और डेवीविले पुस्तकालय से चले गए। ... अटकल क्लब। बोगदा ने मेहमानों के स्वागत की प्रभारी खूबसूरत महिला की ओर देखा और कहा, मैं भविष्य कथन करना चाहूंगा। एंजेलिका ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपके पास कोई पसंदीदा भविष्यवक्ता है? या क्या आप हमारी परिचय मार्गदर्शिका को पढ़ना चाहेंगे और वह चुनना चाहेंगे जो आपके लिए सबसे उपयुक्त हो?
बोगा ने अपने पेट के दाहिने हिस्से को दबाया और चुपचाप हंसते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि मिस्टर क्लेन मोरेटी मेरे लिए दिव्य हो। लेकिन श्री मोरेटी आज यहाँ नहीं है, एंजेलिका ने अनिश्चितता के साथ उत्तर दिया। कुछ कदम चलते हुए बोगा एक पल के लिए चुप हो गया और पूछा, मिस्टर मोरेटी कब उपलब्ध होंगे? एंजेलिका ने मामले पर विचार करते हुए कहा, कोई नहीं जानता। उसके पास निपटने के लिए अपने मामले हैं। मैंने जो देखा है वह आमतौर पर सोमवार दोपहर को यहाँ आता है। ठीक है। जब वह जाने की योजना बना रहा था तो बोगा का चेहरा काला पड़ गया। सर, आप अन्य भविष्यवक्ताओं को भी चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए आप मिस्टर हनास विंसेंट को चुन सकते हैं जो टिंगन सिटी में प्रसिद्ध